ठीक है. So the very first topic in the radio is known as radio station. Suppose when we are talking on mobile phone, ठीक है, तो हमने एक एंड पे बैठे हुए हैं with my mobile and I had called to my mom, to my mother. So she is on another end. So when we two people are communicating, it will be understood as two stations are under communication. हर एक यूजर को बोला जाता है स्टेशन, रेडियो स्टेशन. ठीक है. तो रेडियो कम्युनिकेशन जिन दो टर्मिनल के बीच, जिन दो यूजर्स के बीच में रेडियो कम्युनिकेशन होगा, उस इंडिविजुअल स्टेशंस को बोला जाएगा रेडियो स्टेशन. तो अगर मैं और मेरी मदर दोनों बात कर रहे हैं ऑन अ फोन कॉल, तो आई एम ए स्टेशन एंड माय मदर ऑन अदर एंड इज ऑल्सो अ रेडियो स्टेशन. ठीक है. सो बेसिकली रेडियो स्टेशन मीन्स any device or any system, ठीक है, if it is having capability to establish radio communication, then it is known as radio station. ठीक है. अगर कोई सा भी डिवाइस या सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाए, तो उसको कहा जाएगा रेडियो स्टेशन. सच रेडियो स्टेशंस में भी ऑल एटीसी ऑफिसेस, एटीसी के सारे ऑफिसेस, एटीसी में जितने सारे डिपार्टमेंट होंगे, सब के सब स्टेशन कहलाते हैं. आपका एयरक्राफ्ट इटसेल्फ इज अ स्टेशन. यानी जब आप एविएशन में बात करते हो एटीसी से, तो आप अपने मोबाइल फोन से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो. आपको एयरक्राफ्ट में बैठ के एयरक्राफ्ट का रेडियो सिस्टम ऑन करना पड़ेगा एंड यू विल बी यूजिंग द रेडियो सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट. तो आपका एयरक्राफ्ट भी अपने आप में एक स्टेशन है. देन ग्राउंड रेडियो कंट्रोलर्स. एयरपोर्ट पे क्या होता है, एक एयरपोर्ट पुलिस होती है जिसको बोला जाता है फॉलो मी व्हीकल्स. इनका काम होता है एयरपोर्ट पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना. ठीक है. स्पेशली सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं, उसके लिए सीआईएसएफ होती है, बट एयरपोर्ट सेफ्टी को मेंटेन करना, उसको बोलते हैं एयरपोर्ट पुलिस, फॉलो मी व्हीकल. या फिर एक और टीम होती है क्यूआरटी, क्विक रेस्पॉन्स टीम, जो कि तुरंत रेस्पॉन्स करेंगे किसी भी टाइप की इमरजेंसी में. तो इनके पास जो ग्राउंड व्हीकल्स होते हैं, इनके पास जो गाड़ियां होती है, उनके ऊपर भी रेडियो कम्युनिकेशन के सिस्टम लगाए होते हैं, तो वो भी एटीसी से बात कर सकते हैं. ठीक है. देन पोर्टेबल हैंड हेल्ड यूनिट्स, वॉकी टॉकी. ठीक है. वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, मीन्स आप जिसको लेकर मूव कर सकते हो. तो ऐसे सारे यूनिट्स या सिस्टम कहलाते हैं रेडियो स्टेशन, क्योंकि ये सारे यूनिट या सिस्टम्स बात कर सकते हैं एटीसी से ओवर रेडियो टेलीफोनी नेटवर्क. आपके मोबाइल फोन में भी एफएम होता है, लेकिन वो एफएम का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे वीएचएफ फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करता है. अपना जो एयरक्राफ्ट का वीएचएफ कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 118 मेगाहर्ट्ज टू 137 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. 136.95 होता है, बट मोर और लेस 137 मेगाहर्ट्ज. तो आपके मोबाइल फोन में जो एफएम रेडियो है, आप उसको ट्यून करना, वो इस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून ही नहीं होगा. अगर हो पाया तो आपका मोबाइल भी कहलाएगा रेडियो स्टेशन. क्लियर? समझ में आया? अबाउट रेडियो स्टेशन, इज दैट क्लियर? Yes, बी sir. इंटरेक्टिव, डू लेट मी नो. ठीक. नाउ अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि आपका एयरक्राफ्ट अपने आप में एक रेडियो स्टेशन है. ठीक है. मीन्स आपका एयरक्राफ्ट भी एक रेडियो स्टेशन है. अभी देखो, एक डॉक्यूमेंट जो कि फील्ड में एयरक्राफ्ट के लिए इशू किया जाता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है एरोमोबाइल लाइसेंस. एयरक्राफ्ट के रिलेटेड जितने सारे भी डॉक्यूमेंट है, उनके सीओफए, उनके सीओफआर, सीओफआर आर नोन टू यू, राइट? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, एआरसी, एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट्स. These documents for aircraft is being approved by DGCA. But one document in aircraft that is known as aeromobile license. Aeromobile license जो होता है, that is being approved by
WPC। ठीक है, तो जब आप एरोमोबाइल लाइसेंस देखोगे, पहले इसको बोला जाता था एरोमोबाइल लाइसेंस, लेकिन अभी के टाइम पे इसको बोला जाता है एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस। तो यहां से हमको क्लैरिटी मिलती है कि आवर एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो अ रेडियो स्टेशन। ठीक है, इसको एरोमोबाइल इसलिए बोला जाता था बिकॉज मोबाइल मीन्स विच कैन बी मूव्ड, विच आर मूवेबल। So our aircraft is movable in aero, that is in air. That's why this certificate was known as aeromobile license earlier, pehle. Now it is known as aircraft station license. So if somebody will ask, part 2 का question है, part 2 में पूछते हैं कि what is aeromobile license? Aeromobile license is a document or certificate. You can make a note. ठीक है? Aeromobile license is a document or certificate, ठीक है, which is being approved by WPC, Wireless Planning and Coordination Wing। देखो यहां लिखा हुआ है WPC for the aircraft, ठीक है, for the aircraft, for each of the aircraft type। हर एक एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एरोमोबाइल लाइसेंस इशू होता है। कौन इशू करता है? WPC। ठीक है, अब पूछेगा कि ये एरोमोबाइल लाइसेंस होता क्या है। एरोमोबाइल लाइसेंस इज नथिंग but just a list of radio equipment available to your aircraft। आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके ऑपरेट होते हैं, उसके लिस्ट को बोला जाता है एरोमोबाइल लाइसेंस और एयरक्राफ्ट लाइसेंस। सो दिस एयरक्राफ्ट लाइसेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ वन एयरक्राफ्ट। ठीक है, विक्टर टैंगो माइक रोमियो फॉक्सट्रोट, MRF टायर्स आपने सुना होगा, उनके पास जो एयरक्राफ्ट है, दिस लाइसेंस बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। अभी आप देखो इस एरोमोबाइल लाइसेंस में क्या कंटेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VHF 4000, HF 9031, HF 9000 का सीरीज होता है। मींस आपके एयरक्राफ्ट में दो VHF सिस्टम अवेलेबल हैं, क्वांटिटी वन, अलग अलग दो VHF सिस्टम अवेलेबल हैं, यानी टोटल दो VHF कम्युनिकेशन सिस्टम आपके एयरक्राफ्ट में अवेलेबल हैं। उनके पावर आउटपुट 18 वॉट, उनका यूजेबल फ्रीक्वेंसी 118.0 से लेके 13.9। ठीक है, तो दिस एरोमोबाइल लाइसेंस इज द लिस्ट ऑफ रेडियो इक्विपमेंट अलोंग विथ द क्वांटिटी अवेलेबल टू एयरक्राफ्ट, कितने क्वांटिटी में वो एयरक्राफ्ट में अवेलेबल है, एज वेल एज व्हाट इज द यूजेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ देम, किस फ्रीक्वेंसी को यूज करके वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, HF कम्युनिकेशन सिस्टम दो हैं, उनका फ्रीक्वेंसी 2 से 30 मेगाहर्ट्ज हमने पढ़ा था, 2 to 30 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है HF। सिमिलरली विल मूव टू द नेक्स्ट। इस एयरक्राफ्ट में एक GPS रिसीवर भी है, मैन्युफैक्चरर है कोलिंस एरोस्पेस, मॉडल नंबर है GPS 4000 और टोटल दो क्वांटिटी में अवेलेबल है, यूजुअल फ्रीक्वेंसी 1575 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, देखो इसी तरह से आपके एयरक्राफ्ट में एक DME भी है, एक VOR भी है, ILS है, ग्लाइड स्लोप रिसीवर, मार्कर बीकन रिसीवर, ADF ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर, ट्रांसपॉन्डर, EGPWS, TCAS, रेडियो अल्टीमीटर, वेदर रडार, कौन से कंपनी का है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसका क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, so basically if someone will ask what is aeromobile license or what is aircraft station license, it is a certificate or document issued by WPC, ठीक है, and this is the list of radio equipment available to an aircraft। आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे रेडियो इक्विपमेंट अवेलेबल है उसका लिस्ट बनाओ और WPC को इंटीमेट कर दो, along with the quantity available to the aircraft and usable frequency of them। कौन से फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे और कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। ELT एक अवेलेबल है और उनका यूजुअल फ्रीक्वेंसी है 121.5 एंड 406 मेगाहर्ट्ज। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आया एरोमोबाइल लाइसेंस? यस सर, यस सर। एनी डाउट? नो। ठीक है, साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज नो डाउट। ठीक है, तो अगर आप चुप रहोगे तो मैं यही मानूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव डाउट प्लीज स्पीक अप।
Done? So this was the example of radio station. So this is very beginning of any topic कि दो यूजर्स के बीच में बात हो रही है, दोनों यूजर क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे रेडियो स्टेशन। तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो जो आप स्टूडेंट हो, एक स्टेशन हो गए आप, और दूसरा जो एग्जामिनर है वो हो गया दूसरा स्टेशन। मीन्स दैट एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन बिटवीन टू स्टेशन। क्लियर? The next very topic is rules of 4Ws, 4W के rule. The rules of 4Ws help us to format an answer. आंसर बनाने के तरीके को रूल्स ऑफ 4W डिस्क्राइब करता है कि आप जो एग्जाम में आंसर लिखोगे किस फॉर्मेट का रहेगा। Why it is mandatory? Because in the RT, syllabus, question, बुक, ये सब कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इन एविएशन में किसी भी डॉक्यूमेंट में इसको पब्लिश किया नहीं गया है। सो वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ 4W कि हम किसी भी टाइप का आंसर करेंगे उसमें यही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, 4W का फॉर्मेट, जिसमें फर्स्ट W होता है। प्लीज मेक अ नोट, आप अपने नोटबुक पे इसको उतारिए, लिख लीजिए, ठीक है। द फर्स्ट W इज whom आर यू कॉलिंग। आप किसको कॉल कर रहे हो, आप पहले उसका नाम लोगे। सपोज आपके पास एक डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए ब्लू डार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इन सब में से कोई एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आपके पास सपोज डिलीवर करने के लिए आता है। आपने कुछ ऑर्डर कर रखा है, मोबाइल फोन। सो हैव यू एवर टू द कम्युनिकेशन केयरफुली? कैसे आपको वो कॉल करता है? लाइक इफ ही कॉल टू मी, देन ही विल आस्क इज द अंकुश सर ऑन अपोजिट एंड? मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ सर, आपके लिए कुरियर आया है। बस वो इतना ही बोलेगा। पहले क्या बोला कि अंकुश सर बात कर रहे हो क्या? मैं फ्लिपकार्ट से कॉल कर रहा हूं, आपके लिए एक कुरियर आया है। पहले उसने क्या बोला? इज दैट अंकुश ऑन अनदर एंड? वी आर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, राइट? कि हम लोग फ्लिपकार्ट से हैं या मैं फ्लिपकार्ट से हूं। तो पहले उसने किसका नाम लिया? जिसको वो कॉल कर रहा है। उसके बाद किसका नाम लिया? अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो कौन है। एंड थर्ड ही टोल्ड कि व्हाई ही इज कॉलिंग मी, बिकॉज ही इज हैविंग एन पार्सल विच इज टू बी डिलीवर्ड टू मी, जो कि मुझे देना है उसको, राइट? सो हम लोग अपने आंसर में पहले उस स्टेशन का नाम लेंगे जिसको कॉल करेंगे। दूसरा, हम अपना आइडेंटिफिकेशन देंगे। W2 इज हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है? आप कौन हो, व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन। एंड W3, व्हाई आर यू कॉलिंग, आपके कॉल करने का क्या पर्पस है? मेरे कॉल करने का पर्पस है कि आपके लिए एक डिलीवरी आइटम आया हुआ है, पार्सल आया हुआ है, वेयर टू डिलीवर्ड। देन हम लोग फर्दर बात करते हैं कि यस, क्या आप एड्रेस पे आ चुके हो? देन ही कैन से यस, मैं नीचे खड़ा हूं सर, आप बेसमेंट में आ जाओ। और ही विल से कि मैं आपके डोर स्टेप पे खड़ा हूं, प्लीज पिक अप द ऑर्डर, लाइक दिस। सो फर्स्ट वी विल टेल whom आर वी कॉलिंग, जिसको कॉल कर रहे हैं पहले उसका नाम लेंगे। देन हु आर वी, हम लोग कौन है, कौन किस स्टेशन ने कॉल किया है। तीसरा, व्हाई आर यू कॉलिंग। एंड चौथा, वेयर आर यू। दिस वेयर डजंट मीन द पोजीशन, कहां, आप कहां पे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किस पोजीशन पे खड़े हो, लाइक कि मैं एयरपोर्ट के रनवे पे हूं, एयरपोर्ट के पार्किंग वे पे हूं, नहीं। This W4 means which frequency you had tuned in your radio unit to call the UTC, ATC. ATC से बात करने के लिए आपने एयरक्राफ्ट में कौन सा फ्रीक्वेंसी सेट किया, वो बताइए, ताकि आपने ये इंश्योर किया कि कॉल सही स्टेशन को लगा। नाउ, व्हाई दिस फॉर्मेट इज नेसेसरी? सपोज आई हैड कॉल्ड विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा ऑन अ टाइम, ठीक है? मैंने इसको एक बार कॉल किया, ही इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, ठीक है, बैचलर लाइफ का। नाउ वी आर फ्री अप फॉर आवर कम्युनिकेशन, हम लोग आपस में बहुत अच्छे से फ्रेंडली बात करते हैं। फ्रेंडली बात इन द सेंस कि किसी भी टाइप के वर्ड सेंटेंस से हमको फर्क नहीं पड़ता। सो वन डे आई हैड कॉल्ड हिम एंड स्टार्टेड शाउटिंग ऑन हिम एज आवर फ्रेंडली नेचर एंड बिहेवियर। मैंने कॉल करके इस पे हंसना बोलना चिल्लाना, सपोज या मेरे को इससे लड़ाई हो तो मैंने कॉल किया और गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है? आफ्टर सम टाइम
आई हैड रियलाइज्ड कि ये कॉल अल्फा जूलियट डेल्टा को लगा ही नहीं, ये कॉल किसी दूसरे नंबर पे लग गया, और थोड़ी देर बाद वहां से बोलता है कि सॉरी रॉन्ग नंबर। ऐसा आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप नंबर डायल करते हो तो किसी दूसरे को लग जाता है। तो अगर आपने बहुत सारा गॉसिप पहले ही कर लिया और बाद में वहां से किसी ने बोला कि मैं तो करेक्ट पर्सन हूं ही नहीं जिसको आपने कॉल लगाया, दिस इज द रॉन्ग नंबर, तो आपने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया। जो कॉल एक करेक्ट पर्सन को लगना था, बाय मिस्टेक वो किसी दूसरे स्टेशन को लग गया, और फिर पता चला कि वो पर्सन राइट एंड पे अवेलेबल है ही नहीं। तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया, प्लस उसके माइंड में आपके लिए एक बैड इंप्रेशन भी पड़ा कि कितना बदतमीज लड़का है। ठीक है, सो बिफोर कॉलिंग यू नीड टू एंश्योर कि वेदर दैट कॉल हैज बीन गोन टू राइट पर्सन और नॉट। उसी के लिए हम रूल्स ऑफ 4W को यूज करते हैं कि पहले हम उस स्टेशन का नाम लेंगे, फिर अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने पर्पस को छोटे से टर्म में ब्रीफ करेंगे। अगर दूसरे एंड पे वो वाला स्टेशन अवेलेबल है ही नहीं तो वो बोल देगा सॉरी, मैं गलत स्टेशन को आपने कॉल लगा दिया, रॉन्ग नंबर, राइट। सपोज मुझे मुंबई टावर से बात करनी है, बाय मिस्टेक मैंने पुणे टावर का फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया, तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो पुणे टावर से रिप्लाई आएगा सॉरी दिस इज नॉट मुंबई टावर, यू आर कॉलिंग टू रॉन्ग स्टेशन। तो बिफोर कॉलिंग टाइम वेस्ट एविएशन में नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देयर आर एनी मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन एन एयरफील्ड। तो कॉल करने से पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर वेदर दैट कॉल इज बीइंग कनेक्टेड टू राइट स्टेशन और नॉट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं रिगार्डिंग टेली कॉलर्स। जो कॉल सेंटर से कॉल आते हैं ना, क्रेडिट कार्ड लेने वाला, लोन लेने वाला, राइट। आई वॉज लिसनिंग टू द ट्रेनिंग ऑफ देम। उनके ट्रेनिंग का इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैंने देखा दैट आई नीड टू एक्सप्लेन हेयर एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन टू यू। वहां पे मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में सुना कि आई हैव नॉट वर्कड इन टेलीकॉलर्स, बट मैंने सुना, मैंने यूट्यूब पे शायद कोई वीडियो आया था, मैंने उधर देखा। वहां पे उनको ट्रेन किया जा रहा था कि जब आप कॉल करते हो तो पहले आप सिर्फ बोलो हेलो। ठीक है, आप सिर्फ बोलो हेलो। अगर उधर से किसी मेल ने रिप्लाई किया तब आप फर्दर कंटिन्यू करो, हेलो सर वी आर फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड वी आर ऑफरिंग अ लोन टू यू। ठीक है, वो लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, हेलो सर आप अंकुश बात कर रहे हो क्या, आई एम संदीप फ्रॉम एक्सिस बैंक, वी आर हैविंग अ लोन ऑफर टू यू। वो भी देखो W1 W2 W3 के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वहां से किसी फीमेल ने रिप्लाई किया तब आप बोलो कि हेलो मैडम वी आर ऑफरिंग वी आर संदीप फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड वी आर ऑफरिंग अ लोन टू यू। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का यही कॉन्सेप्ट है, पहले आप जिस स्टेशन को कॉल कर रहे हो उसका नाम लो, फिर अपना इंट्रोडक्शन दो, एंड देन अपना पर्पस ब्रीफ करो। ठीक है, सो इन एविएशन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, और आप कौन से स्टेशन पे बैठ के कॉल कर रहे हो। क्लियर, रूल्स ऑफ 4W समझ में आया सबको? यस, नो, एनीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. So next topic is raising a station. ठीक है, how to raise the station. Raise the station means initiate a call. ठीक है, और knocking the door. जैसा कि मान लो कि आपके डोर पे कोई एक पार्सल डिलीवर करने के लिए आया, तो वो क्या करेगा, डोरबेल बजा देगा, या आपके घर में अगर डोरबेल नहीं है तो डोर को नॉक करके छोड़ देगा। सिमिलरली रेजिंग द स्टेशन मीन्स नॉकिंग द डोर। और अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट टेलीकॉलर्स का कि दे कॉल एंड दे से हेलो। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि यस गो अहेड, तो वो नोट करता है कि क्या ये रिप्लाई किसी मेल कैंडिडेट से आया, कोई लड़का था क्या, फिर वो बोलता है कि हेलो सर हम लोग एक्सिस बैंक से बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली रेजिंग द स्टेशन मीन्स आप दरवाजा खटखटा के छोड़ दो, वेट फॉर द रिस्पॉन्स कि क्या ये कॉल मेरा सही स्टेशन को लगा कि नहीं। तो सपोज आई सेड कि मुंबई ग्राउंड, ठीक है, मुंबई ग्राउंड इज एन डिपार्टमेंट ऑफ एटीसी। एटीसी का एक डिपार्टमेंट होता है ग्राउंड, हम लोग आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है, बट अभी के लिए समझो कि एटीसी का एक डिपार्टमेंट होता है ग्राउंड। तो किसी पर्पस से हमको मुंबई ग्राउंड से बात करना पड़ा,
एंड आई एम सिटिंग इन एन एयरक्राफ्ट जिसका रजिस्ट्रेशन मार्क्स है विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. सो टू रेज द स्टेशन और टू इंश्योर बिफोर कॉलिंग कि हमारा कॉल सही स्टेशन को जा रहा है कि नहीं, हम सिर्फ स्टेशन रेज करेंगे. तो स्टेशन रेज कैसे करते हैं? बाय यूजिंग W एंड W2 ओनली. हम लोग सिर्फ बोलेंगे मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. मुंबई ग्राउंड हमने बोला वाई, क्योंकि W1 हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं? मुंबई ग्राउंड को. तो W1. हु आर वी? व्हाट इज W2? हु आर यू? हु आर वी? वी आर विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. तो W1 एंड W2 हो गया स्टेशन रेज. ठीक है. नाउ वेट फॉर द रिस्पॉन्स. एटीसी ने अगर कॉल रिसीव किया तो रिस्पॉन्स देगा. वो भी फॉलो करेगा रूल्स ऑफ 4Ws ओनली. इन द रिप्लाई ही विल टेक विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो मुंबई ग्राउंड. सो फॉर देम, उनके लिए हम लोग हैं W1. व्हाई? बिकॉज ही इज कॉलिंग टू मी. तो उसने पहले मेरा नाम लिया, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो मुंबई ग्राउंड. ठीक है कि यस वी आर लिसनिंग, विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, हम लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, वी आर मुंबई ग्राउंड. फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, हम लोग एप्रोन पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि अपने एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट करें. तो बिफोर दिस कम्युनिकेशन एंड ऑल, व्हाट वी विल डू? फर्स्ट कॉल देके छोड़ देंगे, स्टेशन रेज करके छोड़ देंगे, एंड विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स कि हमारा कॉल सही स्टेशन को लगा कि नहीं. सपोज हमने मुंबई ग्राउंड से बात करने की कोशिश की और हमने एयरक्राफ्ट में जो फ्रीक्वेंसी सेट किया वो है मुंबई टावर का. तो जब हम उसको बोलेंगे मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो, तो वहां से बोलेगा नो, दिस इज मुंबई टावर. ठीक है. तो वो बोलेगा ना विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो, दिस इज मुंबई टावर, नॉट मुंबई ग्राउंड. तो हम लोग फिर देखेंगे, अच्छा लगता है गलत फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया क्या, ओके, फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करके हम लोग फिर से स्टेशन रेज कर देंगे, सो दैट द कॉल विल गो टू द राइट एटीसी, नॉट टू अ रॉन्ग एटीसी. समझ में आया पर्पस? स्टेशन रेजिंग का क्या पर्पस है? जस्ट टू इंश्योर कि कॉल इज बीइंग मेड टू राइट एटीसी, नॉट टू अ स्टेशन which is not a right ATC for our call. Clear on this? समझ में आया? Yes, sir. Other station, be interactive. Do let me know. Is that clear? Alpha Juliet Delta. Yes, sir. Clear. अच्छा, ठीक है. So now we'll see the hierarchy of ATC offices. कि ATC में कितने सारे डिपार्टमेंट हैं. अभी तक हमने सुना ATC, बट एक्चुअल में ATC में कौन कौन से डिपार्टमेंट है. ठीक है. नाउ जो ATC का बिग बॉस है, ठीक है, आपके भी कंपनीज में या आपके भी स्कूल कॉलेज में होते होंगे HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, ठीक है, या अकाउंटेबल मैनेजर हम लोग बोलते हैं उसको. सो जो ATC का बिग बॉस है, ठीक है, वो है FIR रीजन. ठीक है. FIR रीजन, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन. यू कैन नोट डाउन द टर्म्स, अदरवाइज ये बार बार आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, इंडिया में टोटल 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन. ठीक है. कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ठीक है. एज पर आवर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज. एक टाइम पे इंडिया में कोई सा भी प्रोजेक्ट आता था, किसी भी कंपनीज को अपने ऑफिस खोलने हैं, रीजनल कंट्रोल करना है, तो इन्हीं चारों सिटीज को टारगेट करता था, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. साउथ के लिए चेन्नई, वेस्ट के लिए मुंबई, ईस्ट के लिए कोलकाता एंड नॉर्थ के लिए दिल्ली. ठीक है. सो पहले ATC का कंट्रोल FIR कंट्रोल ऑफिस बनाया गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ठीक है. Nowadays, ठीक है, nowadays also they are regional offices for many of the companies. ठीक है. तो जो बिग बॉस है वो कहलाता है FIR कंट्रोलर, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन का कंट्रोलर. और उनका जो कॉल साइन होता है, जिस नाम से हम उनको बुलाएंगे, कॉल साइन मीन्स किस नाम से आपको कॉल करूं, किस साइन से आपको कॉल करूं. तो आपका कॉल साइन है रेडियो. व्हाई?
because they are available on HF frequency, they are not available to VHF. तो जो रीजनल कंट्रोलर हैं, बिग बॉसेस, वो कहलाते हैं रेडियो, मुंबई रेडियो। जिस एयरपोर्ट पे जो एटीसी ऑफिस अवेलेबल है उसको एक साथ करके हम लोग एटीसी का नाम लेते हैं। मुंबई रेडियो, कोलकाता रेडियो, दिल्ली रेडियो, ठीक है। उनका यूजुअल फ्रीक्वेंसी है एचएफ, वो वीएचएफ पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ तो रेडियो को हम लोग पहले आइसोलेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कम बात करते हैं इससे। अब आती है बारी वीएचएफ कंट्रोलर्स की, जिनका एविएशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली इन एविएशन वी आर डूइंग कम्युनिकेशन ऑन वीएचएफ फ्रीक्वेंसीज ओनली, ठीक है। सो सबसे छोटा इन द एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। छोटा इसमें सीनियर जूनियर कोई नहीं है, दे ऑल आर इक्वल डिपार्टमेंट, बट फॉर अ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव जो सबसे जूनियर लेवल का एम्प्लॉयर है, जो सबसे जूनियर लेवल का डिपार्टमेंट है, वो है एप्रॉन कंट्रोल, ठीक है। एप्रॉन कंट्रोल, उनका कॉल साइन है एप्रॉन। तो अगर हम मुंबई एयरपोर्ट के एप्रॉन कंट्रोल से बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे मुंबई एप्रॉन। दिल्ली एयरपोर्ट के एप्रॉन कंट्रोल से बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली एप्रॉन, ठीक है। कोलकाता एप्रॉन, चेन्नई एप्रॉन, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर्स, एसएमसी, और इनका कॉल साइन है ग्राउंड। तो अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट के ग्राउंड कंट्रोलर से बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे दिल्ली ग्राउंड, मुंबई ग्राउंड, कोलकाता ग्राउंड, चेन्नई ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आता है सीनियरिटी में टावर, ठीक है। दिल्ली टावर, मुंबई टावर, कोलकाता टावर। तो टावर को बोलते हैं एरोड्रोम कंट्रोल टावर, वो किसी एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है, एरोड्रोम को कंट्रोल करता है। एरोड्रोम हम आएंगे डेफिनेशन में, बट अभी के लिए इतना जानो, एरोड्रोम को कंट्रोल करता है। सूरज एंड आजाद मस्ट बी रिलेटिंग कि व्हाई दिस इज नोन एज एरोड्रोम कंट्रोल टावर, रनवे, टैक्सीवे एंड एप्रॉन, ठीक है। तो एरोड्रोम कंट्रोल टावर, तो अगर हम दिल्ली टावर को कॉल करेंगे तो बोलेंगे दिल्ली टावर, मुंबई टावर, कोलकाता टावर एंड चेन्नई टावर, ठीक है। टावर से सीनियर होता है, मींस अप में आता है अप्रोच कंट्रोल, एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल, ठीक है। दिल्ली अप्रोच, सर मुंबई अप्रोच, कोलकाता अप्रोच। यस, यस, गो अहेड। आपका स्लाइड में दिख रहा है। स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है सर? स्क्रीन स्टक है, रुका हुआ है कुछ। ओके, जस्ट अ सेकंड। एटीसी के हायरार्की ऑफिस ओपन है? यस सर, अभी अब दिख। अभी तो मैंने डिस्कनेक्ट कर किया। यस, दिस माइट बी अ नेटवर्क ग्लिच। अदर स्टेशन प्लीज कंफर्म इफ स्क्रीन वाज स्टक्ड। स्क्रीन रुका हुआ था? यस सर। ये सर व्हाइट पेज दिखा रहा था। अच्छा, व्हाइट पेज ब्लैंक आ रहा था। ओके, ठीक है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। बिकॉज ऑफ समथिंग कई बार स्टक होता है। सो यू कैन लेट मी नो इफ स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल। कई बार नेटवर्क ग्लिच होता है माइनर से, ठीक है, बट इट वोंट बी फॉर लॉन्गर। किसी न किसी दिन इधर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है नेटवर्क का, तो मोमेंटरली ग्लिच रहता है। कंफर्म इट इज अवेलेबल नाउ। अभी दिख रहा है आपको? ये वाला स्क्रीन शेयर्ड था उस टाइम पे व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग? नो सर। नो सर। कोई नहीं। सो एज आई वाज सेइंग, जो एटीसी का बिग बॉस है, ठीक है, रीजनल कंट्रोलर्स, दे आर FIR कंट्रोलर्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ठीक है। और उनका कॉल साइन है रेडियो, वो HF पे बात करते हैं, एंड दे आर नोन एज मुंबई रेडियो, दिल्ली रेडियो, कोलकाता रेडियो एंड चेन्नई रेडियो। उनका कॉल साइन है रेडियो, ठीक है। उसके बाद आता है एप्रॉन कंट्रोलर्स, ठीक है। मुंबई एप्रॉन, दिल्ली एप्रॉन, कोलकाता एप्रॉन एंड चेन्नई एप्रॉन, लाइक दिस। तो ये सारे एटीसी ऑफिसेज जिस भी एयरपोर्ट पे अवेलेबल है
तो उस एयरपोर्ट का नाम प्लस इस डिपार्टमेंट का नाम, इन दोनों को मिला के हम कॉल साइन बनाते हैं। ठीक है, तो एप्रोन के बाद आता है ग्राउंड कंट्रोलर्स, सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर्स और ग्राउंड। ठीक है, इनको अगर हमको सपोज मान लो कि मुंबई ग्राउंड को कॉल करना है तो वी विल से मुंबई ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड, चेन्नई ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के बाद आता है टावर। टावर को बोला जाता है एरोड्रोम कंट्रोल टावर और उनका कॉल साइन है टावर। ठीक है, सो इफ आई नीड टू कॉल टावर ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट वी विल से कोलकाता टावर, दिल्ली टावर, चेन्नई टावर। डन। टावर से ऊपर होता है अप्रोच। अप्रोच को बोलते हैं एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल, या कॉल साइन होता है उसका अप्रोच। मुंबई अप्रोच, दिल्ली अप्रोच, कोलकाता अप्रोच। ठीक है, अप्रोच से ऊपर होता है कंट्रोल। ठीक है, उसको बोलते हैं एरिया कंट्रोल सेंटर, ACC। सो इफ आई नीड टू कॉल दिल्ली कंट्रोल, मुंबई कंट्रोल, कोलकाता कंट्रोल, देन विल से अकॉर्डिंगली पहले एयरपोर्ट का नाम, फिर उसका डिपार्टमेंट का आइडेंटिफिकेशन, मुंबई कंट्रोल, दिल्ली कंट्रोल। क्लियर? हायरार्की समझ में आया? जूनियर से सीनियर कौन कौन सा है? सबसे पहले एप्रॉन, देन ग्राउंड, देन टावर, then approach and then control. Clear to you? Yes, sir. Yes, sir. तो उनको बोला जाता है रेडियो। ठीक है, उनका रेडियो एस्टेब्लिशमेंट है। वो VHF पे कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं ऑन HF। क्लियर? नाउ किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ATC अवेलेबल रहेंगे ये डिपेंड करता है उस एरोड्रोम का साइज और उस एयरपोर्ट के ट्रैफिक पे, कि किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैफिक कितना है, कितनी भीड़ लगती है, कितने एयरक्राफ्ट एक दिन में ऑपरेट करते हैं। राइट, सो विल जस्ट हैव अ लुक कि किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ATC ऑफिस अवेलेबल हैं। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन दिस चार्ट, कंफर्म इफ चार्ट इज विजिबल टू यू। ये वाला चार्ट दिख रहा है सबको? Yes, sir. मैप जैसा Yes, कुछ sir. दिख रहा है? ओके, सो विल टेक ए एग्जांपल ऑफ मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट है और वहां पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इन अ ह्यूज स्केल, बहुत ज्यादा नंबर्स में। सो यू कैन सी मुंबई एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिस अवेलेबल हैं, ये यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। मुंबई SMC मीन्स ग्राउंड कंट्रोलर, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल। सो मुंबई के ATC में 4 डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं which are available on VHF frequency, right? However, the chart I am showing to you is an hypothetical chart जो कि एग्जाम में यूज होता है। एग्जाम में जब आप पार्ट 1 का एग्जाम दोगे तो आपके क्वेश्चन के साथ साथ ये वाला चार्ट भी आपको दिया जाता है साथ में, रेफरेंस के पर्पस से। So when we'll go to the examination question pattern, we'll get to know कि how to read the chart and how to answer by using the chart. तो किस एयरपोर्ट पे कितने ऑफिस अवेलेबल हैं ये डिपेंड करता है उसका ट्रैफिक कितना है, कितना ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं वहां से। तो मुंबई के पास देखो 4 ATC के ऑफिस अवेलेबल है, पुणे के पास एक ही है टावर, औरंगाबाद के पास 2 हैं टावर एंड अप्रोच, नागपुर के पास टोटल 4 हैं ग्राउंड, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल। अब आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे 4 नहीं, मुंबई के पास तो 5 दिखा रहा है। डेटिस इज नॉट एन एयर ATC डिपार्टमेंट। हमने ATC के डिपार्टमेंट में डेटिस नहीं पढ़ा, राइट? डेटिस होता है डिजिटल ऑटोमेटेड, यू कैन नोट द फुल फॉर्म, डिजिटल ऑटोमेटेड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होता है कि जब भी आप किसी एयरपोर्ट से ऑपरेट करते हो तो ये ATC की ड्यूटी होती है, ATC का ड्यूटी है कि वो उस एयरफील्ड का करंट टेम्परेचर, करंट प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रनवे विजिबिलिटी रेंज, ठीक है,
उसके बाद बताएगा आपको कौन सा रनवे इन यूज, विंड्स का स्पीड, विंड्स का डायरेक्शन, ये सब बताना पड़ता है एटीसी को टू द एयरक्राफ्ट। अब क्या होता है कि सपोज सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, 8 से 10 इंफॉर्मेशन है, एटीसी वाला बार बार एक ही चीज बोलता रहेगा, एक ही चीज बोलता रहेगा हर एक एयरक्राफ्ट को, तो वो थक जाएगा। फर्स्ट थिंग, ही विल गेट टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट, ही विल कीप डूइंग मिस्टेक्स। बार बार आप एक ही चीज को रिपीटेडली करो, रिपीटेडली, आपका माइंड एनोइंग हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करना शुरू करोगे। सोचे कि 10 इंफॉर्मेशन थोड़ी जरूरी है, 2-4 बता देता हूं, ठीक है। So it will come to you inherently, automatically. So to save these things, क्या किया गया, लाया गया ATIS, ऑटोमेटेड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अभी आपने कभी मार्केट में नोटिस किया हो गया कि कुछ लोग जो जैसे सब्जी बेचते हैं, तो वो चिल्ला चिल्ला के अनाउंस करेंगे कि गोभी 50 रुपए किलो, बैंगन 30 रुपए किलो, आलू प्याज 30 रुपए किलो, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्राइस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं टू द पब्लिक। तो एटीसी पहले ऐसा ही करता था, चिल्ला चिल्ला के सारे एयरक्राफ्ट को बताता है, लेकिन कितना बताएगा, ट्रैफिक ज्यादा है, एक मिनट में एक मिनट नहीं, एक घंटे में 25 to 30 एयरक्राफ्ट रिलीज हो रहे हैं। तो 30 की 30 एयरक्राफ्ट को बोलता रहेगा, वो पागल हो जाएगा। तो क्या किया गया, आपने दूसरा सर्विसेज भी देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्पीकर लगा लेते हैं अपने सब्जी के ठेले के पास और मुंह से बोल के एक बार अपने प्राइस टैग को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आलू 30 रुपए किलो, बैंगन 50 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, ठीक है। मुंह से बोल के रिकॉर्ड कर लेते हैं और स्पीकर को ऑन करके छोड़ देते हैं, वो बजता रहता है, राइट। तो जब ऐसा व्यवस्था किया गया एटीसी में, उसको बोला गया एटीस, ऑटोमेटेड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एक बार बैठा के एक बंदे ने बोल लिया, रिकॉर्ड कर लिया और उसको प्ले कर दिया, फिर वो सारे एयरक्राफ्ट को सुनाता रहेगा। जैसे ही आप वीएचएफ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन करोगे, आपको ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड मुंह से बोले हुए रिकॉर्डिंग सेशन सुनाते रहेंगे कि टेम्परेचर इतना, ह्यूमिडिटी इतना, विंड्स स्पीड सो एंड सो, विंड्स डायरेक्शन इज सो एंड सो, विजिबिलिटी 800 मीटर, रनवे इन यूज दिस वन, रनवे का विजुअल रेंज दिस वन, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग ज्यादा एडवांस हुए, हम लोग ज्यादा डिजिटाइज हो गए। तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो आप अगर कभी रेलवे से ट्रेवल किए हो, तो वहां पे बोलते हैं ना, गाड़ी संख्या सो एंड सो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है, तो उनका होता है एटीस, ठीक है। मुंह से बोले हुए इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करके स्प्रेड करते हैं। बट जब आप किसी को कॉल करते हो और किसी का कॉल बिजी आता है, तो वहां पे जो कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो है, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड एआई, मतलब जो कंप्यूटर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कंप्यूटर जैसे आपको ऑडियो मिलेंगे कि आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल व्यस्त है, वो आपको किसी पर्सन का वॉइस नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो कोई कंप्यूटर या कोई ऑटोमेटिक वॉइस सर्विस आ रहा है, इस टाइप का। तो जब इस टाइप के कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस का यूज किया गया, तो उसको बोला गया डेटिस, डिजिटल ऑटोमेटेड, कि किसी पर्सन ने बोल को इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसको कंप्यूटर से जनरेट किया गया। आपने मैसेज टाइप कर दिया और फिर उसको उसने पढ़ के डिजिटली ट्रांसमिट करना शुरू किया। क्लियर ओवर दिस? समझ में आया? Yes, sir. एटीज सर्विसेज। Yes, sir. सो एटीज सर्विसेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो आई गॉट द राइट टाइम टू एक्सप्लेन नाउ एंड आई डिड दैट, ठीक है। Am I clear over this topic? Other stations? यस सर। Now, अब आप बोलोगे कि सर आपने एटीसी ऑफिस पढ़ा दिया, अभी बताओ कि काम क्या क्या करता है। एप्रॉन क्या काम करेगा, ग्राउंड क्या काम करेगा, टावर क्या काम करेगा, किसका क्या पर्पस है। नंबर तो आपने बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, व्हाट आर द यूज ऑफ देम। अब जहां पे ओनली एक एटीसी ऑफिस है, तो सारा काम इसी का है, ठीक है। आपको टर्मिनल इंफॉर्मेशन भी मुंह से बोल के सुनाएगा, ह्यूमिडिटी सो एंड सो, टेम्परेचर सो एंड सो। और किसी भी एयरपोर्ट पे आई विल जस्ट शेयर वन डायग्राम फॉर अ मोमेंट, ठीक है। बट डोंट टेक दैट डायग्राम कि सर अभी डिटेल में समझ में नहीं आया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा एज अ पार्ट ऑफ लेक्चर। बट मैं एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं, जस्ट
pay attention to that. This is a prototype of an airport. मोर और लेस एयरपोर्ट में इतने सारे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। यहां पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क है, ठीक है, एप्रोन बोलते हैं। जहां पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क होता है उसको बोलते हैं एप्रोन। यहां पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क है और ये रहा आपका रनवे, ये रहा आपका टैक्सीवे। तो एक एप्रोन के अंदर, कई बार एप्रोन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पे 30 से 40 पार्किंग स्टैंड होते हैं। तो किसी एक छोटे से ऑफिस के लिए इसको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। किसी किसी एयरपोर्ट पे 2-3 एप्रोन होते हैं, बहुत बड़े बड़े एयरफील्ड पे। तो कोई एक पर्सन एक साइड से उसको मॉनिटर नहीं कर सकता। तो एक छोटे से एप्रोन के लिए एप्रोन कंट्रोल बना दिया जाता है, ठीक है, कि इस एप्रोन नंबर 1, एप्रोन नंबर 2, 3, 4 अपना अपना एप्रोन आप मॉनिटर करो कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहां पार्क होगा, कब किस एयरक्राफ्ट का डिपार्चर है, कब किस एयरक्राफ्ट को आगे पीछे मूव करना है, तो उसका मैनेजमेंट आप देखो, ठीक है। ये हो गया एप्रोन कंट्रोल। फिर उसके बाद आता है सरफेस मूवमेंट कंट्रोल या फिर ग्राउंड कंट्रोल, ठीक है। इसका क्या काम है, 2-3 एप्रोन को एक साथ मिला के, या फिर टैक्सीवे, ठीक है, टैक्सीवे होता है एप्रोन से रनवे तक की कनेक्टिविटी का रास्ता। तो अभी मैं जिस लाइन को पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं दैट इज नोन एज टैक्सीवे, ठीक है। तो इस एप्रोन से रनवे तक के लिए जो भी रास्ता है, वहां पे अगर किसी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होगा तो उसको मॉनिटर करेगा सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर यानी ग्राउंड कंट्रोलर्स, ठीक है। रनवे पे जो मूवमेंट होगा उसको कंट्रोल करेगा टावर, ठीक है। टेक ऑफ रन, लैंडिंग रन, इनिशियल टेक ऑफ एंड फाइनल लैंडिंग, ये मॉनिटर करेगा टावर, ठीक है। फिर आता है अप्रोच, ठीक है। नाउ जस्ट पे अटेंशन। अप्रोच का काम है जब आप किसी एयरपोर्ट के नजदीक आ गए या फिर आपने एयरपोर्ट को डिपार्ट किया, एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और अभी आप थोड़े से डिस्टेंस को ही ट्रेवल किए हो, ज्यादा दूर नहीं गए हो, तो वो देखेगा अप्रोच कि चलो आप इस एयरपोर्ट के नजदीक आ गए, आपको कैसे लैंड करना है ये इंस्ट्रक्शन बताएगा अप्रोच। उसके बाद आता है एरिया कंट्रोल सेंटर। एरिया कंट्रोल सेंटर एक लार्ज एरिया को कंट्रोल करेगा अंडर द ज्यूरिडिक्शन। 2-3 एयरपोर्ट मिला के एक एरिया कंट्रोल सेंटर बनता है। सो दिस थिक ब्लू कलर लाइन आप देख सकते हो, मुंबई के पास कंट्रोल ऑफिस है, पुणे के पास नहीं है, औरंगाबाद के पास नहीं है, और दिस इज भावनगर, इसके पास भी नहीं है, ठीक है। सो मुंबई कंट्रोल इन चारों एयरपोर्ट के ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, ठीक है। कोई एयरक्राफ्ट यहां फ्लाई कर रहा है तो मुंबई कंट्रोल उसको मॉनिटर करेगा। कोई एयरक्राफ्ट औरंगाबाद के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, मुंबई कंट्रोल के मॉनिटरिंग में रहेगा। पुणे के ऊपर फ्लाई कर रहा है, मुंबई कंट्रोल के मॉनिटरिंग में रहेगा। क्लियर, समझ में आया चारों के काम? Yes. Yes, no, anything? Any other stations? Yes, sir. If you have confusion, you can let me know. Don't be shy. ठीक है? If you missed, suppose I am explaining to these things, and if you missed for a while, you can ask me to explain again. I'll give the explanation so that you can make a note. ठीक है? So, एप्रोन, ग्राउंड, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल, इनके क्या क्या काम है हमने अभी शॉर्ट में ब्रीफ किया। एनी हाउ दिस इज गोइंग टू कम इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये सब कुछ एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबका टाइम आएगा एक एक करके, ठीक है। बट हेयर आई नीड टू एक्सप्लेन द एटीसी ऑफिस हायरार्की, दैट्स व्हाई आई हैड टू एक्सप्लेन दैट। डन। सो अभी तक हमने सीखा है रेजिंग अ स्टेशन, रूल्स ऑफ 4W एंड एटीसी ऑफिस का हायरार्की। सो सपोज if I say raise the station to, ठीक है, if I say raise the station to Delhi control, ठीक है, एंड आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन है विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, ठीक है, raise the station to Delhi control. How you will raise the station? Do let me know. Delhi control, Vector Tango Sierra Romeo Juliet, 125.9er. हाँ नहीं, आगे बढ़ गए। आपने रीडेबिलिटी चेक कर लिया, मैंने तो बोला रेजिंग स्टेशन ओनली। Sorry. दो ही। ठीक है, Delhi W1 एंड W।
Go ahead. Delhi Control, Victor Tango, Sierra Delhi Romeo Juliet. Control, Delta Tango Sierra Romeo Juliet. Very good. If I say raise the station to Chennai Tower, how you will raise? Chennai Tower, Victor Tango Sierra Romeo Juliet. Very good. And in the response, they will also say the same order. Victor Tango, Sierra Romeo Juliet, Chennai Tower. Done. ठीक है? So this is the raising of station. तो हमने देखा, एक लाइन से एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं. सबसे छोटा एप्रॉन, उसके बाद ग्राउंड जिसको बोलते हैं हम लोग एसएमसी, सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर. देन आता है टावर, ठीक है, टावर. फिर आता है अप्रोच, ठीक है, अप्रोच. देन आता है कंट्रोल और एरिया कंट्रोल सेंटर, एसीसी. और इन सब का बिग बॉस है एफआईआर कंट्रोलर, उसको बोलते हैं रेडियो. ठीक है. आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. I had explained so many things on a computer type-rated things. That's why I had just scribble on the screen. ठीक है. मेरी handwriting बहुत अच्छी है. मैंने यहाँ पे just scribble किया to brief one more time. ठीक है. But I writing much better than this. ठीक है. So when it will be need of time, मेरी handwriting अच्छी हो जाएगी. अभी मैंने just scribble किया आपके reference के लिए. Because I had explained these things many of the time. Now, going to the next. Something is readability scale. Victor Tango Alpha Juliet Delta will tell me all readability scale. Scale 1 unreadable, scale 2 readable, coming and go. Readable now and then. Readable now and and then. Coming and go is explanation. Yes, go ahead. Scale 3 readable with difficulty. Scale 4 readable but not loudly. ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा आगे. थोड़ा प्रॉब्लम. Scale 5 perfectly readable, loud and clear. Sierra Romeo Juliet. Scale 1 unreadable, Scale 2 readable now and then, Scale 3 readable with difficulty, Scale 4 readable, Scale 5 perfectly readable. Very good. Alpha Juliet Delta, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप like I was saying this to Prakriti also today afternoon. She was also had a similar doubt. He said, while speaking, can I explain the things, or can the writing and reading can be different? Because sometimes it is usual, like Alpha Juliet Delta was doing now. आपने जैसे रीडेबिलिटी स्केल 4 को डिफाइन किया कि रीडेबल बट नॉट दैट मच लाउडर, नहीं, ये उसका करेक्ट डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. डेफिनेशन इज रीडेबल ओनली, लाउडली रीडेबल नहीं है, अच्छे से रीडेबल नहीं है. ये सब उसके एक्सप्लेनेशन टर्म्स हैं. ठीक है. तो जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप उतना ही बोलो जितना उसका डेफिनेशन है. हाँ, फर्दर अगर आपको वो एक्सप्लेन करने बोलता है या फिर क्लास नोट्स में जो मैंने लिखा है या जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं तो इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ना कि ताकि आपको इजीली समझ में आए. बट दैट इज नॉट अ राइट डेफिनेशन टू दैट. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट वन थिंग टू यू फर्स्ट. प्रकृति, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जस्ट पुट अ रैंडम registration marks for you. ठीक है. Because I don't prefer to use the names in the classroom, क्योंकि ये सारे वीडियो रिकॉर्ड होके पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट इज ऑन यूट्यूब इट विल बी सेंड ऑफ, वहां पे मैं इसको अपलोड कर देता हूं, एंड दैट इज यूजेबल फ्री टू ऑल. तो आई डोंट प्रीफर टू टेक द नेम रिपीटेडली इन द क्लासरूम. इंस्टेड आई प्रीफर टू आस्क कॉल यू फ्रॉम अ कॉल साइन. तो कल से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपका नाम एडिट होता है. अपने लिए एक रैंडम कोई रजिस्ट्रेशन मार्क सिलेक्ट कर लो, so that it will be beneficial to call you in the class. ठीक है. Okay, sir. So we'll go to readability scale. Now, आप सबने किसी टाइप के स्टेज, नॉट स्टेज शो, आप किसी न किसी टाइप का रियलिटी शो देखा होगा, लाइक कॉमेडी सर्कस, डांस इंडिया डांस,
और भी कुछ ना कुछ रहते हैं। कौन सा वॉइस वाला है? इंडियन आइडल, ठीक है, म्यूजिक वाला। सो ये सब आपने देखा होगा। तो वहां पे आपने मोर और लेस क्या ऑब्जर्व किया कि 2-3 जजेस बैठे होते हैं, परफॉर्मर आते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं और जज उनको कुछ ना कुछ नंबर देते हैं। यू गॉट 7 आउट ऑफ 10, यू गॉट 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। Similarly, when we are doing communication, the person who is on receiver end, they are going to give us a score on the scale of 5 कि आपने ये जो अभी परफॉर्मेंस दिया, आपने जो कम्युनिकेट किया, व्हाट इज योर परफॉर्मिंग स्कोर, मीन्स मैंने आपके वॉइस को कितने अच्छे से सुना। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी गिवन द पर्सन ऑन अ रिसीवर एंड, ट्रांसमीटर एंड का नहीं। जो आपको सुन रहा है वही आपको बताएगा कि आपकी वॉइस उसके तक कितने अच्छे से पहुंची। एंड रीडेबिलिटी हेयर डजंट मीन कि यू आर रीडिंग समथिंग विच इज रिटन, नो। रीडेबिलिटी इन द आरटी इज नोन एज लिसनेबिलिटी, कि आपने उसको कितने अच्छे से सुना। ठीक है, क्योंकि वो आपको वॉइस बोल के बताता है, लिख के नहीं। तो हम लोग बोलते हैं रीडेबिलिटी, बट उसका एक्चुअल मतलब है कि कैसे आपने उसको सुना। ठीक है, पढ़ा नहीं, सुना। नाउ रीडेबिलिटी स्केल 1 मीन्स अनरीडेबल, आपको कुछ नहीं सुनाई दिया। रीडेबिलिटी स्केल 2 मीन्स रीडेबल नाउ एंड देन, ये है इसका डेफिनेशन। रीडेबिलिटी स्केल 2 मीन्स रीडेबल नाउ एंड देन। अब आप बोलोगे सर नाउ एंड देन का क्या मतलब है? तब उसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि व्हेन योर वॉइस कम्स एंड गो, जब आपका आवाज कट कट के आता है। कई बार हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अपने ये फेस करते हैं ना कि कुछ टाइप का टेक्निकल ग्लिच टाइप का आपको दिखेगा कि नेटवर्क बहुत कम है, आवाज कट कट के आ रहा है, फंस के आ रहा है, किसी टाइप का ग्लिच जैसा आपको फील होता है कि प्रॉब्लम है। तो उस सेंस को बोला जाता है रीडेबल नाउ एंड देन। आपकी आवाज कभी आई कभी गई, your voice sometimes came sometimes go, there is a interruption in your voice. So readable now and then, readability scale 2. Next is readability scale 3, and that is readable with difficulty. अब आप बोलोगे क्या डिफिकल्टी सर, क्या डिफिकल्टी? Difficulty if there is a background noise, that noise must belongs to engine, there will be surrounding noise, there is a crackling noise. Suppose I am giving a lecture to you, हमारे घर के पास रोड है, कोई व्हीकल क्रॉस किया तो उसके हॉर्न का साउंड, उसके इंजन का साउंड, और द नॉइज विच इज कमिंग फ्रॉम माय फैन, तो इट may disturb you for a while. So such difficulty are comes under readability scale 3. Clear? So if someone will ask readability scale 3, readable with difficulty, then 4 is readable and 5 is perfectly readable. Now 4 and 5 में क्या difference है? When we are school, we were in primary or secondary schooling till the 10th. हम लोगों ने कई बार नोटिस किया कि हमारे टीचर जो हमारा कॉपी चेक करते हैं, so they are giving us good, they are giving us very good, they are giving us excellent sometimes. How it depends? Suppose आपने जो आंसर किया, if answer is perfect, so they are giving us good, okay, very good, अच्छा काम, sorry, good, अच्छा काम किया आपने। Suppose you are giving an answer and your handwriting, आपकी राइटिंग भी अच्छी थी, so they are giving us very good. ठीक है, we people which belongs to बिहार, बंगाल and यूपी, we are used to this. हमारे टीचर कॉपी चेक करके ऐसा नंबर देते थे, राइट? मीन्स हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी है और हमारी इंग्लिश आंसर भी एक्यूरेट था, सो दे आर गिविंग अस वेरी गुड। एंड हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है, आंसर अच्छा है, कुछ हमने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लिखे हैं, सो दे आर गिविंग अस एक्सलेंट, की बहुत अच्छा, मार्वेलस, लाइक दिस। सो 4 एंड 5 में इतना ही डिफरेंस है। सपोज आपने कई बार कॉल पे होते हो, तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत धीरे बोलते हैं, उनके वॉइस का पिच और उनका लाउडनेस बहुत कम होता है। उस टाइम पे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, बट आपके माइंड को उनके कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सोचते हो ये जो इतना धीरे बोल रहा है, अगर थोड़ा और अच्छे से बोले ना, सो दैट विल बी गुड। तो आप कई बार बोलते भी हो कि थोड़ा लाउड बोलो, राइट?
तो अगर किसी का वॉइस हमारे पास रीडेबल है बट सम मोर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड, then it is on a readability scale 4. But if someone is loud and clear, perfectly clear and crystal sound is coming, means perfectly readable, no improvement needed, आपकी आवाज अच्छे से मेरे पास आ रही है. Clear? So that is the basic difference in 4 and 5. But while explaining, you will simply say 4 is readable and 5 is perfectly readable. If someone wants to know more, what is the actual difference, that time you can say on a scale of 4 the communication can have little improvement, और बेहतर हो सकता है, not bad but little good. कई बार कुछ लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो सकता है, not bad, बुरा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है. So that is on 4. But बहुत ज्यादा अच्छा, आपको पसंद आया, you like that. So 5 perfectly readable. Clear? Now you may ask further कि sir, what is readability scale 1? If someone is unreadable, मतलब उसकी वॉइस हम तक सुनाई दी ही नहीं, तो हमको पता कैसे लगेगा कि वो हमसे बात करना चाह भी रहा है कि नहीं? और मैं बोलूंगा किसको कि तुम सुनाई नहीं दे रहे हो? सुनाई नहीं देने का मतलब कोई नहीं सुनाई दिया. तो when I will use this in actual reading you 1, कब बोलेंगे? ठीक है, और किसको बोलेंगे कि रीडिंग यू 1? अगर किसी का वॉइस हम तक आया ही नहीं तो हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आपको सुना ही नहीं? वो बोलेगा मैंने तुमसे बात ही नहीं किया, तो सुनोगे कैसे? राइट? सो व्हेन इट विल कम टू यू, हाउ यू एक्चुअली केम टू नो कि समवन इज एट रीडेबिलिटी स्केल 1? सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? That is a very silly question or very basic question, you can say, important also. You can ask कि how someone is unreadable and I'll tell you कि you are unreadable. What if in the reply he will say कि मैंने तुमसे बात ही नहीं किया, तो unreadable क्या है? Right? So someone is unreadable. You can find someone is unreadable when, जब आप VHF कम्युनिकेशन पे बात करते हो ना, तो वहां पे एक बटन होता है पुश टू टॉक स्विच, उसको बोलते हैं PTT, पुश टू टॉक स्विच. जब आप बात करते हो, या वॉकी टॉकी भी अगर आपने कभी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा, द मोमेंट यू विल प्रेस द ट्रांसमीटर बटन, तो एक बार में आप सिर्फ ट्रांसमिट करते हो. जैसे आप ट्रांसमिट करोगे उस टाइम पे रिसीवर बंद रहता है, और जब आप रिसीव करोगे उस टाइम पे ट्रांसमीटर बंद हो जाता है. तो एक बार में एक ही एक्शन परफॉर्म होता है ओवर रेडियो ट्रांसमिशन कंट्रोलर्स. रेडियो इक्विपमेंट एक बार में एक ही काम हो सकता है. एंड जब आप ट्रांसमीटर बटन प्रेस करोगे ना, तो आपके स्क्रीन पे TX लिख के आएगा और एक टाइप का क्लिक साउंड, ठीक है, कट 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 करके साउंड आपका बजेगा. जैसे आप प्रेस करोगे तो वो बोलेगा कट या क्लिक, ठीक है, क्लिक साउंड वहां पे आपको फील होगा, ठीक है, कटक करके एक स्पीकर पे साउंड आपको फील होगा, ठीक है. सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग कि कहीं से कट कट का आवाज आ रहा है, कहीं से क्लिक साउंड आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस, बट समथिंग इज नॉट वेरी क्लियर, और कहीं से हिसिंग साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड या हमिंग साउंड, ठीक है, हिस या हम, इस टाइप से कहीं पे साउंड आ रहा है बट कुछ बात नहीं हो पा रही है. सो इन सच सिनेरियो ATC यूज टू से स्टेशन कॉलिंग दिल्ली कंट्रोल रीडिंग यू 1, कि जो भी स्टेशन दिल्ली कंट्रोल से बात करना चाह रहा है, मैं उसको बता दूं कि यू आर अनरीडेबल. ठीक है, आप बात करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आप बात कर नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है इधर. ठीक है, सपोज आपने कॉल किया किसी को तो कॉल उठ गया, ये कैसे पता चलेगा? टाइमर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो कॉल पिकअप हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही है कुछ भी, तो आप बोलते हो ना कि आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कुछ नहीं आ रहा है. लाइक स्क्रीन शेयर मैंने किया बट अटक गया, तो आपने थोड़ी देर बाद बोला कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. कैसे पता चला? मैं कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में हूं बट समवेयर आई गॉट स्टक्ड. तो आप बोलोगे यू आर अनरीडेबल. आप बोलना तो चाह रहे हो, ये मुझे पता चल रहा है. मैंने माइक म्यूट करके सिर्फ लिपसिंग की. ठीक है, मैंने जब बात कर रहा हूं तो मैं माइक को म्यूट करके सिर्फ अपना लिप्स हिला रहा हूं. तो आपको उस टाइम लगेगा कि सर कुछ बोलना तो चाह रहे हैं बट
his voice is not coming to me. So you can say, sir, you are unreadable, right? Or reading you 1. Clear? तो पांचों रीडेबिलिटी स्किल समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीडेबिलिटी चेक। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा नहीं तो आप बोलोगे कि 4 दिन का लेक्चर एक ही दिन में आपने ओवरलोड कर दिया। ठीक है, बट दीज आर द वेरी बेसिक टॉपिक, यू विल बी कंफर्टेबल व्हाइल गेटिंग दिस। चलो आज के लिए तो नाम लेना ही पड़ेगा। प्रकृति, आर यू कंफर्टेबल व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, वेदर दिस थिंग्स आर कंफर्टेबल टू यू और इट इज गोइंग टू लार्ज फॉर टुडे? No, it's comfortable with me. ठीक है। So, however, these topics I had covered in 3 days to 4 days. That's why I am asking continuously to you. The next topic is readability check. कि आप कैसे किसी से पूछोगे या कैसे किसी से इंश्योर करोगे कि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो सामने वाला अच्छे से समझ रहा है कि नहीं। राइट, व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू, मैं आपसे पूछता हूं ना whether this is clear to you, is that okay, is that good to go, shall I move to the next topic, shall I jump to the next topic, right? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, ये सब मैं आपसे पूछता हूं ना, और आप उसके रिस्पॉन्स में बोलते हो yes, no or anything, whatever is there. So whenever you are communicating you need to take feedback कि मैं जो बात कर रहा हूं whether this is receiving at your end in a good manner or not, अच्छे से आप सुन पा रहे हो कि नहीं। ठीक है। सो हाउ टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक, उसका एक सीधा साधा फॉर्मेट है, हाउ डू यू रीड। ठीक है, हाउ डू यू रीड, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज है टू परफॉर्म अ रीडेबिलिटी चेक। So suppose I want to perform readability check along with Mumbai ground. SMC means ground. So I will follow the order of 4W, and in the call you can see I had to do readability check. So I will say Mumbai ground, Victor Tango Alpha November Kilo on 123.5. ठीक है, that is our frequency. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. हाउ डू यू रीड। आपने कभी अगर गांव में मेला लगता है लाइक दुर्गा पूजा का या कोई भी मेला लगता है, दिवाली, काली पूजा, लाइक दिस, सो दैट टाइम यू कैन सी कि व्हेन देयर इज अ स्टेज परफॉर्मर, जब वो ऑडियो सिस्टम सेट करता है तो माइक ऑन करके बोलता है हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग, इस टाइप से बोलता है ना। व्हाट दे आर डूइंग, they are spreading some random numbers to ensure कि whether audio system is working perfectly or not. So we'll explain one by one. First I have told Mumbai ground, W1 whom I am calling, I am calling to Mumbai ground. ठीक है, W1 क्या है, whom are you calling, आप किसको कॉल कर रहे हो, so I am calling to Mumbai ground. Next one is Victor Tango Alpha November Kilo, who are you, W2 is who are you, मैं कौन हूं, I am Victor Tango Alpha November Kilo. And here I had used W4 first, W3 से पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, W4 क्या था, where are you, which frequency you had used to call this, I had used 123.5 to call Mumbai ground. Then W3, what is your purpose, ठीक है, why this call is being made, I am performing a readability check. And what is the 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, these are the random numbers just to check the readability. ठीक है, सपोज कई बार कोई अपना फ्रेंड होता है जो कि बहुत फेंकता है, बहुत झूठ बोलता है, और समटाइम्स इन सोसाइटी वी मे सी कि पीपल आर सेइंग कि मैं आज जर्मनी से घूम के आया या मैं यूरोप से घूम के आया। तो कई बार आप पूछते हैं ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम सही में यूरोप घूम के आए हो या जर्मनी घूम के आए हो तो उसका एयरपोर्ट कैसा था, या फिर कोई बोला कि मैं मुंबई घूम के आया, तो आप बोलते हो अच्छा मुंबई घूम के आए थे, गेटवे ऑफ इंडिया देखे थे क्या, ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया से कितना दूर है, लाइक दिस। सो वी कैन गिव सम रैंडम नंबर्स एंड आस्क कि अगर आप मुझे परफेक्टली सुन रहे हो तो मैं एक नंबर बोल रहा हूं, बोल के बताओ।
अगर आपने एज इट इज मुझे रिप्लाई कर दिया, देन ओनली आई विल इंश्योर कि आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो। अगर नहीं बताया तो फिर आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, आपने बस फॉर्मेलिटी के लिए मुझे बोल दिया कि हाँ मैं समझ गया। कई बार क्लास में भी करते हैं ना टीचर, जैसे सपोज कुछ बोला तो आप बोलते हो हाँ सर समझ में आया, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है समझ में आया तो बताओ ये क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहीं फंस जाते हो। सिमिलरली दिस इज द रैंडम नंबर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इफ यू विश यू कैन यूज, अगर नहीं चाहिए मत यूज करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, द मेन थिंग इज यू नीड टू आस्क हाउ डू यू रीड। डोंट मिक्स इट विथ एनीथिंग। नेवर यूज हाउ डू यू रीड मी, नेवर यूज हाउ आर यू रीडिंग मी, नेवर यूज हाउ आर यू रीड, नो अल्टरेशन, एज इट इज। ठीक है, हाउ डू यू रीड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ डू यू रीड। तो ये हो गया रीडेबिलिटी चेक का फॉर्मेट। आप अपने नोटबुक में चाहो तो इसको नोट कर लो। मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो ऑन फ्रीक्वेंसी 123.5 12345 54321, हाउ डू यू रीड। या फिर दूसरा कॉल मुंबई ग्राउंड, ठीक है, विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो ऑन 123.5, हाउ डू यू रीड। 12345 नहीं बोलेंगे, सिंपली मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो ऑन 123.5, हाउ डू यू रीड। ठीक है, दिस इज द कॉल फॉर रीडेबिलिटी चेक। अब आप बोलोगे सर आपने W4 तो W3 से पहले यूज कर दिया, ऐसा क्यों किया? जब फ्रीक्वेंसी W4 है तो W3 को क्यों बाद में किया? आपको तो W3 पहले यूज करना था। W4 and W3 can be interchanged as per the suitability and make your call for better format. कैसे? देखो, एग्जाम में आपके पास होता है चार्ट, और वहां पे चार्ट का यूज करते हो आप ये इंश्योर करने के लिए कि वेदर द कॉल हैज बीन मेड टू राइट एटीसी और नोट। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है कि कॉल हमारा राइट एटीसी को लगा कि नहीं। तो सपोज हमने पता किया कि हमारा कॉल लगेगा अहमदाबाद कंट्रोल को फॉर अ शेक। ठीक है, अहमदाबाद कंट्रोल को हमको कॉल करना है, तो हमने अहमदाबाद एयरपोर्ट सबसे पहले ढूंढा ओवर द चार्ट एंड हमने अहमदाबाद कंट्रोल को फाइंड आउट किया, और इसका फ्रीक्वेंसी है 134.2। तो हमने सबसे पहले क्या बोला? अहमदाबाद कंट्रोल। ठीक है, अहमदाबाद कंट्रोल विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। अब फ्रीक्वेंसी हमको यहीं पे मिल रहा है, सो इट विल बी वेरी सुटेबल फॉर अस कि पहले तुरंत फ्रीक्वेंसी बोल लेते हैं, फिर बाद में बैठ के पर्पस डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि पर्पस आपका लेंदी हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज परमिसेबल। आप बोलोगे कि सर नहीं मेरे लिए W4 कंफर्टेबल है, मैं लास्ट में बोलूंगा। ठीक है, आई एम रेडी विद द रूल। W3 मैं पहले बोलूंगा और W4 मैं लास्ट में बोलूंगा। आई एम कंफर्टेबल विद दिस, आई डोंट वांट एनी सुटेबल। ठीक है, आई डोंट वांट एनी बेटर फॉर्मेट, मेरे लिए वही फॉर्मेट ठीक है। हाउएवर, जस्ट कीप इन योर माइंड W1 W2 W3 एंड W4 ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि W1 पहले W3 पहले 3 पहले 4 पहले, नहीं। दीज आर द रूल्स कि आपके फॉर्मेट में आपके आंसर में ये चारों W दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा कॉल दिए जिसमें W1 W2 W3 एंड W4 ये दिख ही नहीं रहा है, तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने कॉल क्या दिया, किसको कॉल दिया, आप कौन हो, किस पर्पस से कॉल किया, ये दिखा ही नहीं। तो W4 जो है दैट इज नॉट अ सीक्वेंस, दैट इज नॉट एन ऑर्डर, दैट इज अ रूल, इसलिए उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ 4W। क्लियर? So as we do the readability check in the similar manner, the response will come from ATC. उसके लिए हम लोग क्या हुए? W1। Why? Because ATC भी तो चारों रूल को फॉलो करके आंसर करेगा। So he is calling to me कि विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो, दिस इज मुंबई ग्राउंड, वी रीड यू 5, हम लोग आपको 5 पे सुन रहे हैं। यहां पे दिस इज मुंबई ग्राउंड, वी रीड यू 5, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं। आप कभी मत बोलना
दिल्ली ग्राउंड, दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। कोई कोई बोल देते हैं, आपने किसी से सुना होगा, बट वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में बोल रहा हूँ कि विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो, दिस इज मुंबई ग्राउंड, वी आर रीडिंग यू 5। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो W1, मुंबई ग्राउंड W2, रीडिंग यू 5 और रीड यू 5। यहां पे देखो एक परमिशन है कि आप आइदर रीडिंग यू 5 बोल सकते हो या आप बोल सकते हो रीड यू 5। ठीक है, दोनों परमिसेबल है। क्लियर? सो एटीसी कॉल करे या कोई भी स्टेशन कॉल करे, सब लोग रूल्स ऑफ 4W को फॉलो करेंगे। एटीसी किसको कॉल कर रहा है? हमको, तो हम हो गए W1। वो खुद क्या है? दे आर मुंबई ग्राउंड, सो W2। वो क्यों कॉल कर रहा है? बिकॉज वी हैड आस्क्ड फॉर द रीडेबिलिटी चेक एंड ही इज गिविंग रिस्पॉन्स टू दैट। तो उसका पर्पस का क्या था? रीडिंग यू 5। वो हमको बताया कि आपकी आवाज मेरे तक परफेक्टली रीच हो रही है। एंड इन द रिस्पॉन्स दे में ऑल्सो आस्क कि मैं तो आपको 5 पे सुन रहा हूं, हाउ यू डू यू रीड? ठीक है, आप कैसे मुझे सुन रहे हो? ठीक है, हमने जो उसको कॉल किया, यानी हमारा ट्रांसमिशन परफेक्ट था, तो उसने मुझे अच्छे से सुना, बट हमारे रिसीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसका वॉइस मेरे तक सही से नहीं पहुंचा। तो इन द रिस्पॉन्स दे में ऑल्सो आस्क कि आपकी आवाज तो मेरे तक अच्छे से आ रही है, बट क्या मैं जो बोल रहा हूं आप उसको अच्छे से सुन पा रहे हो क्या? सो इफ दे हैड आस्क्ड हाउ डू यू रीड, पहले वो अपना रिस्पॉन्स देगा कि मैं आपको 5 के स्केल पे सुन रहा हूं, एंड देन ही कैन आस्क हाउ डू यू रीड, तुम कैसे सुन रहे हो? सो वी नीड टू ऑल्सो गिव रिस्पॉन्स टू दैट कि वी आर ऑल्सो रीडिंग यू 5 ऑन अ स्ट्रेंथ 5। ठीक है, एंड क्लोज विद माई कॉल साइन विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। हम लोग आगे आएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने रूल्स ऑफ 4W फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाउ दिस कॉल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, बट अभी के लिए बस आप इतना ही समझो कि चारों रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी टाइप का कॉल देते हैं। ठीक है, एंड अगेन एज आई टोल्ड कि ये चारों रूल है, ऑर्डर नहीं है कि W1 पहले, W2 बाद में, 3 4। ठीक है, सो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। फॉर नाउ प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन रीडेबिलिटी चेक। ठीक है, विल आस्क सियरा जूलियट रोमियो एंड अल्फा जूलियट डेल्टा perform a readability check with me so that new candidate can understand it rightly. Do a radio check, readability check exercise with me. For me, station will be Chennai Tower. Do a readability check with me and keep it slow so that I can write on the screen. Go ahead. Chennai Tower, Vector Tango Sierra Romeo Juliet, 125 decimal liner. How do you read? Very good. So this is the call of readability check. In the response, I have told Victor Tango Sierra Romeo Juliet, Chennai Tower, reading you 5. How do you read? Read you 5, strength 5, Vector Tango Sierra Romeo Juliet. Very good. Radio 5, strength 5, Victor Tango, Sierra Romeo, Juliet. Done. Well done. Alpha Juliet Delta, Delhi Control. Delhi Control, Vector Tango Alpha Juliet Delta on 121 decimal niner, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? ठीक, very good. Very good. Now, in the response, I am saying Victor Tango Alpha Juliet Delta, Delhi Control, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Reading you
5. How do you read? Reading is 5, Vector Tango Alpha Juliet Delta. Very good. Done. So is that clear to the new candidate? Is that okay? Yes, sir. ठीक है. So this was the format of readability check, and as per the standard practice of this institution, ठीक है, मेरे क्लास का एक रूल है, जो आप कल एक रैंडम कॉल साइन अपने लिए सिलेक्ट करोगे, ठीक है, वट एवर इट इज कन्वीनियंट टू यू. सपोज कि आपने कभी एक एयरक्राफ्ट परचेज किया, तो आप उसका क्या कॉल साइन रखना चाहोगे? तो जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से अपना कॉल साइन रखो. एंड टुमारो, the moment you will join the class, from tomorrow onwards, the moment you will join the class, doesn't matter you are joining after 4 minutes, after 5 minutes, I am explaining something to the class and you had joined in between, don't be shy, don't hesitate. ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करो सबसे पहले आप परफॉर्म करो रीडेबिलिटी चेक, so that I can also came to know कि who had joined now. एंड आपका भी प्रैक्टिस होगा रीडेबिलिटी चेक का. आपको ये डेली करना है, आप नहीं करोगे दैट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. ठीक है, सो यू नीड टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक ऑन डेली बेसिस. ठीक है, with the random call sign. So that is the rule for my class. Everyone has to do the same. ठीक है, so we had covered till lecture 2. ठीक है, हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए. डन. टुडे we will see 2 topics. ठीक है, 2 more topics. We have enough time. ठीक है, the classes will be on from 9 to 11, at least 2 hour daily. तो अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है. 2 more topics will covered. ठीक है, and as I said, ये लेक्चर प्लान आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर दूंगा. आप इससे अपना प्रोग्रेस चेक करते रहोगे, अपना ग्रोथ चेक करते रहोगे. बीइंग अ ट्यूटर, एज आई सेड, कि हो सकता है मैं किसी पॉइंट पे थोड़ा सा लूज पड़ जाऊं, या आई जस्ट वांट टू स्किप सम ऑफ द टॉपिक्स. तो पैसा तो आपने पे किया है, एग्जाम आपका है, मेरा क्या जाएगा? आप इस चार्ट को नोट करके, इस चार्ट को फॉलो करके डू रिमाइंड मी कि सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, या ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया. आई नीड एक्सप्लेनेशन वन मोर टाइम, बिकॉज द एग्जाम इज योर्स. आपका एग्जाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन विद मी. हाउएवर, आई वोंट गिव यू सच चांस. ठीक है, मैं ऐसा कोई चांस किसी को दूंगा नहीं, बिकॉज आई डू द फॉलो लेक्चर प्लान वेरी सिंसियरली. ठीक है, एंड फॉर द conducting of classes also I had follow the rules of institutions. ठीक है, RT एग्जाम पढ़ाने से पहले मैंने ट्रेन द ट्रेनर कोर्स किया कि हाउ टू बी अ टीचर. ठीक है, देन ओनली आई हैड स्टार्टेड दिस. आई हैड अ 6 month डिप्लोमा इन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, तब मैंने क्लास इंस्टॉल किया, स्टार्ट किया. सो आई एम वेरी मच प्रोफेशनल इन द टीचिंग मेथड. मैं इसको मॉनिटर कर करके आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा डेली बेसिस पे. ठीक है, सो यू शुड नॉट मिस एनी topics. So till now I had covered the 7 topics. Do let me know if you have any doubt over these. ATC office hierarchy, junior से senior, कौन-कौन से ATC offices हैं. ठीक है, readability check method, how to raise the station, readability scale and rules of 4W. Introduction of RT today afternoon I had given, and the definition of radio station we had came to know. These things clear? अगर रीडेबिलिटी चेक करते समय बोलो. अगर रिसीवर जो है रेडियो जो कर रहा है वो कर रहा है 3 या 2 पे, तो उस समय फिर से ट्रांसमीटर को क्या फिर से पूरा बोलना है कि क्या करना है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन उठाया, अमेजिंग. नाउ, हालांकि मैं भी एक्सप्लेन करते टाइम वो चीज भूल गया. ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट. हाउएवर मैं कभी ना कभी तो उसको कर ही देता कवर अप. इफ यू हैव रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन आउट ऑफ 3, देखो मैंने इसलिए इसको रेड करके रखा है. ठीक है,
आउट ऑफ दीज 3 अगर आपको कम्युनिकेशन इन तीनों स्किल पे रिसीव होता है, डोंट कंटिन्यू विद द कम्युनिकेशन। आप आगे एक्शन मत लो, पहले आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। ये आपकी आवाज नहीं आई, ठीक से बोलिए, अच्छे से बोलिए। डजंट मैटर यू आर टॉकिंग विद एटीसी और एनीवन, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आई, क्लियर, ठीक है। इफ यू हैव रिसीव्ड द कम्युनिकेशन ऑन 4 and 5, देन ओनली कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर 4 या 5 के स्किल पे आपको कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा है, डोंट कंटिन्यू विद द कम्युनिकेशन। आप अपना इक्विपमेंट ठीक करिए, थोड़ा बहुत ट्रबल शूट यानी छोटे मोटे चेक्स करने की कोशिश करिए। जब तक 4 या 5 के स्केल पे आपका कम्युनिकेशन नहीं आता है, प्रोसीड नहीं करोगे। डन। नाउ योर डाउट इज कि अगर किसी का कम्युनिकेशन हमारे पास ऑन अ स्केल ऑफ 3 तक आया, तो क्या पूरा कॉल देना पड़ेगा? यस। अगर आपका कम्युनिकेशन 3 तक डिलीवर हो रहा है, सो यू नीड टू रिपीट ऑल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जितनी बार भी हो पूरा बोलोगे। और समटाइम्स आपको बार बार रिपीट करना आपके लिए एनोइंग होने लगता है कि बार बार क्या बोलूं, तो एटलीस्ट उतने सारे इंफॉर्मेशन जरूर बोलो जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? सियरा रोमियो जूलियट, Yes, इज sir. दैट ओके? लेकिन एक मेरा क्वेश्चन और है। मान के चलिए रिसीवर को जो है आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सुनाई, सॉरी, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उनको सुनाई नहीं दिया, कॉल साइन, आपका जो है जो मुंबई ठीक है। ग्राउंड जो भी एटीसी है वो सुनाई दिया, तो उस समय यस यस, कॉल साइन, हाँ वो क्या बोलेगा, मतलब रेडियो 1 हाँ, या वेरी रेडियो गुड। 3 उस कंडीशन में? डन। रेडियो 1 2 3 पे नहीं जाना है उस केस में। आपको सपोज अच्छे से सुनाई दिया, बट आपको यही नहीं पता लगा कि ये कॉल किया किसने, ठीक है। ये हमारे क्लासरूम का प्रैक्टिस भी है, ये आएगा, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days whenever you are going to give answer, मैं आपको ये रूल में लाऊंगा, आपके प्रैक्टिस में ये चीज को लाऊंगा कि जब आप किसी भी टाइप का आंसर करोगे तो लास्ट में आपका जो कॉल साइन है वो आप बोलोगे, सो दैट आई कैन इंश्योर कि ये वाला आंसर किसने दिया। क्योंकि मैं ऑडियो पे अवेलेबल रहूंगा, मैं वीडियो आपका देख नहीं रहा हूं, और आप सबने भी अपना कैमरा बंद करके रखा है। सो आपका मैसेज तो मेरे पास आया, बट आई डोंट नो कि हु इज आंसरिंग। सो दैट टाइम आपका कॉल साइन हेल्प करेगा ये पता करने में कि किसने रिस्पॉन्स दिया। अब आते हैं टॉपिक पे कि अगर मैसेज अच्छे से सुनाई दिया बट कॉल साइन ही पता नहीं लगा कि क्या बोला, किसने बोला, तो उस टाइम पे एटीसी बोलेगा स्टेशन कॉलिंग मुंबई कंट्रोल से अगेन योर कॉल साइन, कि जो भी स्टेशन मुंबई कंट्रोल को अभी कॉल कर रहा था या मुंबई ग्राउंड को कॉल कर रहा था, से अगेन योर कॉल साइन, फिर से अपना कॉल साइन बताइए कि ये कॉल किया किसने। पहला केस। दूसरा केस कि कॉल साइन ही अच्छे से नहीं सुनाया दिया और मैसेज में भी कुछ डिसरप्शन था, मैसेज में भी कुछ टूटा फूटा चीज आया, सो दैट विल बी रीडेबिलिटी स्केल 2, ठीक है, रीडेबिलिटी स्केल 2। एंड इफ देर इज ए बैकग्राउंड नॉइज जिसके वजह से आपको मैसेज पता ही नहीं चला कि कुछ तो बोल रहा था अच्छे से नहीं बोला, तो जब तक नॉइज इन्वॉल्व नहीं है दैट वोंट बी रीडेबिलिटी स्केल 3। नॉइज है तो 3, कट के आवाज आई, आधा मैसेज आया, कुछ पता चला, कुछ छूट गया, दैट विल बी 2। क्लियर? ठीक है सर। Done. So we'll moving to the next topic and that is flight rules, ठीक है। हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स यू हैव हर्ड ऑफ, ठीक है, अभी तक आपने कितने सारे फ्लाइट रूल के बारे में सुना? यू कैन लेट मी नो, ठीक है, क्या क्या पता है आपको फ्लाइट रूल्स के बारे में? एनीवन? न्यूकमर्स, इफ यू वांट टू शेयर योर थॉट यू कैन गो अहेड। हाँ, क्या फ्लाइट रूल आपने सुना अभी तक? बोल बोल बोल। वैसे तो बेसिकली 2 है, VFR और IFR।
विजुअल फ्लाइट रेंज और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेंज ऑपरेशन के रूल बेसिस रूल पे रूल फोर है। रूल्स हाँ यूलू और सॉरी जूलू और यंकी। यंग ठीक है यंकी जो ठीक है है जो आईएफआर से वीएफआर में कन्वर्ट करता है, और जो हाँ जूलू होता है वो आपका वीएफआर से आईएफआर में कन्वर्ट करता है। हाँ वेरी गुड सो नाउ विल सी द फ्लाइट रूल्स ठीक है क्या होता है अभी तक हमने पढ़ा आईएफआर एंड वीएफआर चलो for today it is exemptable. Prakriti, have you knows these rules in your college time? Have you got to know IFR and VFR thing? Sorry, sir, I can't remember. आपको पढ़ाया गया कि नहीं? Maybe नहीं. Maybe नहीं. Okay. ठीक है. However, this topic is being covered in CAR only when you are studying civil aviation requirements. There only it is being covered. ठीक है? While explaining the definitions and all. But let me just explain. There is a two flight rule, VFR and IFR. ठीक है? क्या होता है ये? Now, एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और एयरक्राफ्ट में विंड शील्ड होता है जहां से सामने देख के आप एयरक्राफ्ट उड़ाते हो राइट अगर आप अपना एयरक्राफ्ट विजुअल फ्लाई करते हो मींस बाहर देख के फ्लाई करते हो आंख से देख के फ्लाई करते हो तो उसको बोला जाता है VFR और अगर आप इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से फ्लाई करते हो रात में ऑपरेट कर रहे हो तो आप सामने आपको अंधेरा रहेगा दिखेगा नहीं कितना भी लाइट जला लो उतने अच्छे से आपको नहीं दिखेगा या फॉग वाले टाइम में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे कोहरा भरा हुआ है धुंध है पूरा यू कैन नॉट सी इन फ्रंट ऑफ योर विंडशील्ड दैट टाइम यू नीड इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स टू डिस्टिंग्विश कि वेदर माई एयरक्राफ्ट इज सेफ और नॉट सो when you are operating your aircraft visually that is known as VFR when you are operating aircraft by looking on the cockpit then it is known as IFR clear now instrument flight rule अच्छे से समझेंगे instrument flight rule when aircraft is being operated completely relied on the instrument reading data and indications हमारे एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स ने जो रीडिंग दिया जो डेटा दिया जो इंडिकेशन दिया उस पे भरोसा करके अगर हम एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं तो उसको बोला जाता है IFR हमारे एयरक्राफ्ट के अल्टीमीटर ने बताया 500 फीट तो हम मान लेंगे कि हम 500 फीट पे हैं हम झांक के देखेंगे नहीं एयरक्राफ्ट से नीचे हमारे एयरक्राफ्ट के इंडिकेटर ने बताया कि आप रनवे सेंटर लाइन पे फ्लाई कर रहे हो तो हम समझ जाएंगे कि हम रनवे सेंटर लाइन पे फ्लाई कर रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है कि वेदर वी आर लेफ्ट और राइट फ्रॉम रनवे सेंटर लाइन और नॉट हु इज गोइंग टू टेल Localizer, ILS instrument. लोक ILS लोकलाइजर वेरी गुड सो हमारे एयरक्राफ्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उसने जो बताया हम उसको मान लेंगे तो उसको बोलेंगे IFR VFR हम खुद से देखेंगे कि हमारे एयरक्राफ्ट का जो विंड शील्ड का बीच वाला सेक्शन है रनवे सेंटर लाइन पे है कि नहीं तो वो हो जाएगा VFR ठीक है सो IFR व्हेन एयरक्राफ्ट इज ऑपरेटिंग कंप्लीटली रिलायड मींस भरोसा रिलायंस मींस भरोसेमंद तो जब आप कंप्लीटली रिलायंस होते हो ओवर द रीडिंग डेटा या इंडिकेशन which is given by instrument then that is known as IFR in this case no visibility of outside the aircraft is required बाहर देखने की जरूरत नहीं है पायलट में ऑपरेट एंड टेक नेसेसरी एक्शन पायलट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा और नेसेसरी एक्शन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस कम्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स ने जो रीडिंग या इंस्ट्रक्शन दिया हम उसको फॉलो करेंगे ठीक है सपोज आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हो अचानक से एयरक्राफ्ट ने बोलना शुरू किया टेरेन टेरेन पुल अप ये आता है GPWS का वार्निंग या फिर TAWS उसको बोलते हैं टेरेन अवॉइडेंस एंड वार्निंग सिस्टम तो यहां से आपको वार्निंग आया ठीक है कि टेरेन टेरेन और आप अगर IFR में फ्लाई कर रहे हो तो एयरक्राफ्ट को पुल अप करो ऊपर खींचो
बाद में देखो, डिसाइड करो कि सामने पहाड़ था भी या नहीं, क्या ये फॉल्स वार्निंग था या क्या है, ठीक है। बट अगर इंस्ट्रूमेंट ने कहा कि सामने पहाड़ है मतलब पहाड़ है, ठीक है, नो डाउट, नो क्वेश्चन। इन सच केसेस एयरक्राफ्ट इज हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर लगे होते हैं, विच मेक एयरक्राफ्ट फ्लाई सेफ, एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन को सेफ बनाता है, बाय, ठीक है, बाय डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग मीन्स पता लगा के कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड एंश्योरिंग, ये एंश्योर करके कि ऑल सिचुएशंस आर नॉर्मल, एंड प्रोवाइड इंटेलिजेंस इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, अगर कुछ भी एबनॉर्मल होगा तो आपको इंटेलिजेंस देगा। सामने पहाड़ आ गया तो उसने बोला पुल अप, यही तो है इंटेलिजेंस, कि उसने आपको बताया कि ऊपर चढ़ो क्योंकि सामने पहाड़ है, ठीक है। तो एबनॉर्मल आया, इंटेलिजेंस दिया, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आईएफआर फ्लाइंग, ठीक है। देन इट इज वीएफआर फ्लाइंग, विजुअल फ्लाइट रूल, when aircraft is being operated by viewing outside of the cockpit, सामने से देख के, बाहर देख के एयरक्राफ्ट ऑपरेट होगा। here pilot distinguish safe operation of aircraft by ensuring normal situation and safe environment outside, यहां पे कौन इंश्योर करता था, सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, वीएफआर में कौन करेगा, पायलट, खुद से देख के कि बाहर सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट। इन दिस रूल इंटेलिजेंस में ऑल्सो ऑब्टेन्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट, वीएफआर में ऐसा नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देगा, लेकिन पायलट विल टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय व्यूइंग द रियल सिचुएशन ऑन एट ऑन, इंस्ट्रूमेंट ने बताया टेरेन टेरेन, लेकिन आप खुद से देखो कि सामने पहाड़ है कि नहीं, ठीक है। तो ये पायलट की जिम्मेदारी है कि इंस्ट्रूमेंट्स के इंटेलिजेंस के बाद भी खुद से इंश्योर करेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। डन। वीएफआर में इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग आना बंद नहीं होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स तो आपके एयरक्राफ्ट को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो वेदर इट इज आईएफआर और वेदर इट इज वीएफआर, इंस्ट्रूमेंट्स विल वर्क, इफ इट इज देयर इन एयरक्राफ्ट इट विल वर्क, बट आईएफआर में कंप्लीटली आंख बंद भर के भरोसा करो इंस्ट्रूमेंट्स पे, वीएफआर में पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि बाहर सब कुछ ठीक है या नहीं। डन। इज दैट क्लियर प्रकृति, बिकॉज यू आर beginner in this RT field, in avionics field, if I say, is that topic clear to you? Okay, let's move ahead. Silence will always be considered with affirmation कि clear है, डाउट है तो पूछो, साइलेंट रहोगे देन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज क्लियर। नाउ अगर आप 15,000 फीट के ऊपर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हो तो आपके एयरक्राफ्ट में मैंडेटरी आईएफआर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वीएफआर में आप 15,000 फीट के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ वीएफआर को ऑपरेट करने का एक स्टैंडर्ड टाइमिंग भी है, ठीक है। आप वीएफआर में एयरक्राफ्ट, ठीक है, वीएफआर में एयरक्राफ्ट आप तभी ऑपरेट कर सकते हो आधा घंटा आफ्टर सनराइज, ठीक है। जब सनराइज होता है सुबह में तो सनराइज के आधे घंटे बाद और सनसेट से आधे घंटे पहले, इसी बीच में आप एयरक्राफ्ट को वीएफआर में फ्लाई कर सकते हो, सनराइज से आधे घंटे बाद और सनसेट के आधे घंटे पहले तक आप वीएफआर ऑपरेट कर सकते हो। रात हो गई वीएफआर में फ्लाई नहीं करोगे। क्लियर। डन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल के लिए ILS सिस्टम इज एन मैंडेटरी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इज एन मैंडेटरी इक्विपमेंट। तो एयरपोर्ट तो आपका खुद का भी हो सकता है, एयरपोर्ट छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक, वहां पे फैसिलिटी वेरी कर सकते हैं। तो सपोज आप किसी छोटे एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहे हो जहां पे ILS फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आपको VFR फ्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप लैंड कर रहे हो किसी ऐसे एयरपोर्ट पे जहां पे ILS की फैसिलिटी है,
तो आप वहां पे IFR लैंड कर सकते हो। ठीक है, जब आपको मलाई मिल रही है तो मलाई खाओ, सीधी सी बात। जब आपके पास पैसा है तो अच्छे अच्छे डिशेस खाओ। जब आप गरीबी के दिन जी रहे हो तो दाल चावल रोटी से काम चलाओ। ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू आर हैविंग ILS सिस्टम अवेलेबल और आपका एयरक्राफ्ट भी IFR अप्रूव्ड है तो उस सर्विस का यूज करो। ठीक है, लिफ्ट लगाए तो सीढ़ी से क्यों चढ़ोगे? सिमिलरली जहां पे ILS नहीं है तो देख के ऑपरेट करोगे। सो देयर मे बी अ ओकेजन कि आप इनिशियली IFR से फ्लाई कर रहे हो और बाद में आपको VFR फ्लाई करना पड़े। दिल्ली से कौन सा एग्जांपल दे दूं, दिल्ली से कानपुर जा रहे हो एंड कानपुर एयरपोर्ट पे ILS सिस्टम नहीं है, तो दिल्ली से आप IFR टेक ऑफ किए और कानपुर के नजदीक पहुंचने पर आपको VFR में कन्वर्ट होना पड़ा। ठीक है, आपको लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करना पड़ा, खुद से लैंड करना पड़ेगा। तो इनिशियली आप IFR में ऑपरेट कर रहे थे और लेटर ऑन यू हैव कन्वर्टेड टू VFR, देन दैट इज नोन एज फ्लाइट रूल यांकी। फिर वापस आ जाओ कानपुर से दिल्ली, कानपुर पे ILS सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में होगा बट आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। कानपुर एयरपोर्ट पे ILS सिस्टम नहीं है तो आप विजुअल फ्लाइट रूल के साथ टेक ऑफ किए और दिल्ली में आने पे आपको मलाई मिल गई, मींस ILS सिस्टम अवेलेबल देयर, यूज दैट सर्विस, डू एन IFR लैंडिंग। ठीक है, so that is known as flight rule Zulu. When initially you are operating under VFR and later on you have changed to IFR, that is known as flight rule Zulu. So if somebody will ask, ठीक है, nobody will ask in part 1, anyone can ask you in part 2 only कि how many flight rules are there. So basically there are 2 flight rule. You need to answer in such a manner only. अगर आप बोलोगे 2 flight rule हैं सर, IFR and VFR, वो बोलेगा नहीं। अब बोलोगे 4 हैं, IFR VFR यांकी एंड जुलू, वो फिर बोलेगा नहीं। ठीक है, हम लोग ऐसा कई बार ऑब्जर्व करते हैं ना, कभी किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो वो कुछ हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कुछ भी आंसर कर लो, वो बोलेंगे नहीं आपका आंसर सही नहीं है, दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। और फिर वो किसी टाइप का घिसा पिटा आंसर करेंगे और वो आपको मानना पड़ेगा, वो बोलेंगे यही सही आंसर है। तो जो उनको पसंद आए आप वही आंसर करो। ठीक है, इफ यू से 2 फ्लाइट रूल, वो नखरा दिखाएंगे नो दैट इज नॉट करेक्ट। इफ यू से 4, फिर वो बोलेंगे 4 कैसे, 2 ही हैं। सो दे आर आस्किंग यू इन पार्ट 2, ऑब्जेक्टिव टाइप का, MCQ टाइप का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कितने फ्लाइट रूल हैं, ठीक है, आप बोलो बेसिकली देयर आर 2 फ्लाइट रूल IFR एंड VFR, बट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन, if initially we are operating under IFR, initially IFR, on final stage on VFR, that is flight rule Yankee. Initially, if we are operating on VFR, on final stage we are operating to IFR, that is flight rule Zulu. Done? So this was all about flight rule, IFR, VFR, Yankee and Zulu. Hope I am clear on this topic. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. Going to the next topic, and I'll cover half of that topic only. I'll not cover full. ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाना आपको annoying हो जाएगा. So फिर आपके माथे के ऊपर से जाने लगेगा सब कुछ. So I'll explain a very basic topic, very easy to understand and very easy to know. आपको पता भी होगा, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, वो भी आधा. Something is known as aeronautical phonetics. English alphabet के letters A to Z. How to pronunciate A, how to pronunciate B, C, D till Z. ठीक है, we'll get to know. अब letter A is known as alpha, B bravo, C से Charlie, D delta, E echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, Z Juliet, K kilo, L Lima, M Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, Y Uniform, V Victor,
W whiskey, X X-ray, Y Yankee, Z Zulu. So these are the phonetics. This is available on Google. Very simple. You can search and get to know. However, once you will take admission, और मैं आपको स्टडी मटेरियल शेयर करूंगा, दिस इज अवेलेबल इन द नोट्स. ठीक है, ये नोट आपको शेयर करूंगा एज अ पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल. वहां पे ये लिखा हुआ है ए से जेड. आप चाहो तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इफ यू हैव नॉट टेकन एडमिशन एंड स्टडी मटेरियल हैज नॉट बीन शेयर्ड टू यू, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू रिकॉल फ्रॉम ए टू जेड. ठीक है, सब कुछ पढ़ के आप रेडी करो. ध्यान देने लायक इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं. ठीक है, बाकी आप जैसा इसको अपने इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ सकते हो, आप इसको पढ़ो. दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल. थोड़ा सा ध्यान देना होता है ऑन द लेटर कोड ई. इसको आप ई को मत पढ़ो. ठीक है, हम लोगों ने इन बिहार, बंगाल एंड ईस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहां पे इसको पढ़ते हैं इको. लेकिन इन आरटी वी नीड टू से एको. ठीक है, देन इट इज कमिंग एल, लीमा. ठीक है, लीमा. क्यू, इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है QUEBEC. इसको क्यूबेक नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कीबेक. ठीक है, सो रियल प्रोनाउंसिएशन फॉर एनी लेटर कोड इज गिवन इन दिस. बट अगर आपको पढ़ना है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यू कैन हैव अ लुक ऑन सेकेंड कॉलम. ठीक है, इसको पढ़ना है कीबेक. देखो लिखा हुआ है कीबेक, बट उसको लिखा जाता है क्यूबेक. एस, एस को कई लोग सीरा पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ा जाता है सिएरा. ठीक है, वाई, वाई को कुछ लोग यांकी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का सही तरीका है यांग की. थोड़ा सा गले में इसको होल्ड करेंगे एज अ जी, यांकी. However, if you say Yankee, this is okay. So basically, you need to give attention to two, Quebec, ठीक है, and Echo and Sierra. इन तीनों को Sierra, Quebec and Hotel, इसको अच्छे से पढ़ो. That is acceptable. Done? So A to Z आपको अच्छे से पढ़ना है. Now, let me ask first, Prakriti, whether aeronautical phonetics known to you? Have you heard this earlier? Yes, sir. Okay, ठीक है. So this is letter code A to Z. In what manner you want to read it out? You can simply read it. ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, गूगल पे अवेलेबल है. अभी भी मैंने लेक्चर होल्ड किया हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लेना. Done. Next important is reading method of digits. ठीक है, रीडिंग मेथड ऑफ डिजिट्स 0 to 10. 0 to 10 जैसा लिखा हुआ है या जैसा आज तक हमने इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ते आए हैं, उसको पढ़ेंगे, वही एक्सेप्टेबल है. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सिर्फ ध्यान देना है 9 में. 9 को नाइनर पढ़ना है, 9 नहीं पढ़नी है. ठीक है, 9 को पढ़ना है नाइनर. बाकी सबको जैसा लिखा हुआ है और जैसा आपको पढ़ने आता है आप पढ़ो. दैट इज ओके. बट इफ यू वांट टू बी मोर एक्यूरेट, 9 को नाइनर पढ़ो. 5 का हमने इंग्लिश में स्पीकिंग लैंग्वेज पढ़ा है FIVE. लेकिन इफ यू वांट टू बी मोर एक्यूरेट, सिंपली रीड इट एज 5. ठीक है, FIFE, 5. ठीक है, एंड 3 हम लोग पढ़ते हैं THREE. बट इफ यू वांट टू बी मोर एक्यूरेट, रीड इट एज 3. ठीक है, त्रिकोण वाला 3, त्रिभुज वाला. सो रीड इट एज 3. That will be more accurate. But if you say 3 also, never a problem. 4, 3, 5, 9er. Done? चलेगा. Suppose if you have heard name of any South Indian people, if their name is Sumit, so they are writing as SUMITH, but वो बोलते हैं सुमित, त लिखते हैं TH. Similarly,
इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का लेटर कोड है THREE, लेकिन बोला जाता है 3। डन। सो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सिर्फ पढ़ना है, नाइनर। डन। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने नंबर सिस्टम में डेसिमल पढ़ा था, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में एक्चुअल में उसको डेसिमल ही बोला जाता है, लेकिन बाय द प्रैक्टिस, बाय द टाइम, हमने उसको पॉइंट बोलना शुरू किया। 2.3, 5.4, ठीक है, 3.9, इस टाइप से हमने बोलना शुरू किया पॉइंट। अगेन हम लोग विल बैक टू द नंबर सिस्टम इन एन एक्चुअल। पॉइंट नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डेसिमल। 1.2, 3.4, 5.6, 9.1। क्लियर? अगेन विल बैक टू द डेसिमल, पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग 2.0 को पढ़ते हैं 2.0, जैसे कुछ दिन पहले एक आध मूवी आई थी, कौन था, रावण 2.0, रोबोट 2.0, इस टाइप से एक दो मूवी आई थी ना, तो लोग बोलते 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 उसको बोलते हैं 2.0, 3.0। नहीं, इन RT ओ वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग सीधा पढ़ेंगे 2.0, 3.0, दैट्स ऑल। क्लियर? नाउ सो 0 to 9 तक का टेक्निक हमने देखा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नंबर सिस्टम में हमारे पास 100 परमिसेबल है और 1000 परमिसेबल है, ठीक है। 1000 और 100 पढ़ सकते हैं, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ये सब हमको RT में नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है। सो द बेसिक रूल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि RT में नो 2 डिजिट्स कैन बी टुगेदर कॉल्ड एज नंबर। अगर ये 12 लिखा हुआ है तो हम 12 नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको नंबर सिस्टम में 10th पढ़ाया नहीं गया है। हम लोग इसको पढ़ेंगे 1 2, ठीक है। 34 को 34 नहीं पढ़ेंगे, 3 4, 96 9 6, टू बी मोर करेक्टिव 9 6, 84 नहीं 8 4, नंबर के जैसा किसी भी चीज को नहीं पढ़नी है। क्लियर? सो फॉर नाउ दिस इज मच इनफ। अल्फाबेटिकली फोनेटिक्स का प्रोनाउंसिएशन, नंबर सिस्टम का प्रोनाउंसिएशन एंड डेसिमल, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये सब हमने देखा। जस्ट ट्राई टू गेट इट बाय हार्ट एंड टुमारो वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। ये सब जो हमने आज पढ़ा है ना, इसी को फॉलो करते हुए कल हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे। Some reading techniques. We'll have a look on some of the reading techniques कि ये अल्फा ब्रेवो चार्ली और नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 हमने जो पढ़ा, उसका यूज करके कैसे हम लोग नंबर को पढ़ते हैं, ये हम लोग देखेंगे कल। सो टिल टुडे, ठीक है, टिल टुडे हाउ मेनी टॉपिक्स हैव कवर्ड? हाफ ऑफ द रीडिंग ऑफ नंबर्स, एरोनॉटिकल फोनेटिक्स, all topics till lecture 2, hierarchy of ATC office, and flight rule and definition. These topics are clear to you. Done? For tomorrow, we'll have a look on examples and reading techniques of time, altitude, runway visual range, and some many reading techniques. And at the same time, we'll go to know the airport and its part, कि एयरपोर्ट के किस सेक्शन को क्या बोलते हैं। I know some of you have not worked on airport or you have not seen the airports completely. This was a challenge for me also when I was given the examination. Initially I had got the job in documentation department, ठीक है, quality. So I did not familiar with the airports. I have never been to the airports. Even you will be surprised to know till the time I had cleared the RT, I have never flown to the aeroplane. मैंने कभी जहाज पे भी नहीं उड़ा, तो मुझे पता ही नहीं था कि एयरपोर्ट कैसा दिखता है, क्या है। That's why I had introduced this topic to the beginners. ठीक है, RT ऐसा ही है। One main thing I forgot to tell you in the introduction कि सिलेबस, बुक, पैटर्न कहीं भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। जो हमने अपने सीनियर से सीखा
और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए मैं उसको थोड़ा सा और इनहेंस करके थोड़ा सा और एड ऑन करके आपको पास कर रहा हूं, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम फेस होगी आपके पढ़ने के टाइम पे उसमें थोड़ा सा एड ऑन करके आप अपने जूनियर्स को पास करोगे। एंड दैट्स हाउ आरटी वर्क्स टिल द टाइम। अभी तक तो ऐसा ही चला रहा है। जब डीजीसी एग्जाम कंडक्ट करेगा कोई सिलेबस लिख दे अलग चीज है, बट अभी तक यही फॉर्मेट चल रही है। सो I had faced the challenges to know about the airfield. So this topic is not a part of RT, but I explain this to the newcomers. ठीक है, this problem में also along with you, this also lies with you. आपने भी हो सकता है एयरपोर्ट को नहीं देखा हो, या देखा भी हो तो हर एक पार्ट्स को नहीं जानते हो। तो कल हम लोग एयरपोर्ट्स एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है, हर चीज देखेंगे along with definition, and then we'll move ahead with further more topics। ठीक है, कल हम लोग जैसे ही रीडिंग टेक्निक्स के एग्जाम्पल और एयरड्रोम एंड इट्स पार्ट्स का डेफिनेशन देख लेंगे। तो अभी तक हमने जो 4 दिनों में पढ़ाया वो सारा सिलेबस रिकैप हो गया आपका, ठीक है, रिवाइज हो गया। यहां तक ही हमने पढ़ाया था। और परसों से, और इफ टाइम परमिट्स, कल ही आफ्टर 1 आवर आफ्टर सेकेंड आफ्टर फर्स्ट हाफ वी विल ओपन सम न्यू टॉपिक्स, ठीक है, ताकि पुराने स्टूडेंट को भी ऐसा नहीं लगे कि सर 2 दिन से तो टाइम पास ही कर रहे हो आप, ठीक है। सो विल कवर दिस थिंग। द मेन फोकस आई डू कि स्टूडेंट्स गेट सेटिस्फैक्शन। नहीं तो आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा यू विल स्टार्टेड फीलिंग बोर्डम और आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। टीचिंग मेथड में बहुत ज्यादा काम करता है कि हाउ स्टूडेंट्स आर रिसीविंग योर थॉट्स, योर कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड दैट नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब भी मैं स्टार्टिंग में आरटी पढ़ाता था तो शुरू के 1-2 सेशन मुझे लगता था कि वाई स्टूडेंट्स आर नॉट सो अटेंटिव, वो लोग इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं, जबकि मैं तो पढ़ाने में अपना जी जान लगा दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स का ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। देन आई एम डूइंग माई MBA फ्रॉम IIT पटना, दैट इज ऑनलाइन लेक्चर्स। और जब मैं अभी अपना क्लास अटेंड करता हूँ देन आई केम टू नो कि स्टूडेंट्स का ध्यान क्यों डिस्ट्रैक्ट होता है। टीचर्स अगर किसी टॉपिक को अच्छे से इंटरेस्ट लेके नहीं एक्सप्लेन करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। धीरे धीरे क्लास का क्या कहते हैं, मोबाइल का फोन स्विच ऑफ होगा, या ऑडियो सिर्फ आप सुनोगे, बीच बीच में खाना खाने चल जाओगे, पानी पीने चल जाओगे, रास्ते में उतर के चलना शुरू कर दोगे। एंड दैट इज ऑब्वियस, आई ऑल्सो डू दैट व्हेन आई फील टॉपिक इज नॉट इंटरेस्टेड और एक्सप्लेनेशन इज नॉट इंटरेस्टिंग, मैं क्लास छोड़ के सोचता हूँ कि खुद से पढ़ लूंगा बुक से। That is usual. That's why I want you all to be interactive. ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा which are important for the RT exam perspective। कभी बोर फील होने लगे, do let me know. We can take a break of 2 minutes, 5 minutes, so that everything will go smooth. And don't be worried. सिलेबस बहुत छोटा है, और ये जो मैंने आपको 25 दिन का टाइम मांगा ना, मच इनफ इफ आई से, ठीक है। और आप देखोगे क्लास में प्रैक्टिस करते करते भी 17 से 18 लेक्चर पे खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। बट आप लोग क्लास बंक मारना स्टार्ट मत करना कि 17 दिन क्लास कर लेंगे हो जाएगा, नो, डोंट डू दैट, ठीक है। अल्फा जूलियट डेल्टा हैड अटेंडेड द कंप्लीट सेशन ऑफ प्रीवियस कंप्लीट लेक्चर ऑफ प्रीवियस सेशन। कितने क्लास लिए थे देयर? मोर ओवर 20, राइट, उससे ज्यादा हमने नहीं लिया था वहां पे भी। यस सर। और वहां पे भी हमने कितना प्रैक्टिस किया, लगभग 5 दिन 6 दिन तो कंटिन्यू मॉकअप ही किया। स्टूडेंट्स छोड़ छोड़ के दूर भागते कि नहीं सर मॉकअप नहीं, प्रैक्टिस नहीं, खींच खींच के चिल्ला चिल्ला के डांट डांट के आई हैड पुल देम टू प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत टाइनी सिलेबस है, बट बी अटेंटिव एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट डेली। पंख मारना शुरू करोगे, आदत खराब करोगे, आप ही का लॉस है, ठीक है। मेरा क्या, मैं तो पैसे ले लूंगा मस्त, अपना डेली 20 लेक्चर पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। लॉस किसका होगा? आपका। आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉस होगा, क्योंकि अभी के 2 सेशन के बाद, मुंबई और चेन्नई के बाद, WPC एग्जाम कंडक्ट करेगा नहीं। DGCA पगला है, सॉरी टू से ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट DGCA वर्क्स लाइक दिस ओनली। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके किसी भी पॉलिसी का 100% प्रैक्टिकल लॉजिक नहीं होता है, कुछ भी कर देते हैं।
For the RT, fees is 500. They made it 7,500. Direct 15 गुना बढ़ा दिया. Nobody is find the logic, but they did, and we need to follow that. We cannot question them even. ठीक है? अभी तक WPC में फेलियर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. आप फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार फिर एग्जाम अटेंड करो. एंड दैट इज अ राइट चॉइस फॉर स्टूडेंट. फेल होके ही तो कोई सीखेगा. आपने फेल किया, नेक्स्ट टाइम अटेंड करो. ओके, DGC ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया. फेल हुए हो तो कुछ तो टाइम फ्रेम है. आई एम नॉट रिकॉलिंग, शायद 30 डेज या 45 डेज का टाइम फ्रेम है. आप दोबारा से एग्जाम में नहीं बैठ सकते. लाइक आवर मॉड्यूल्स, आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा मॉड्यूल आपका कितने दिन के लिए ब्लॉक होता है? अभी 90 डेज. क्या है ब्लॉकिंग का सिस्टम? कॉलेज स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग, न्यू वंस. क्या है? 90 डेज सर. 90 डेज. और 3 बार फेल हो गए तो 1 साल के लिए गया. तो DGC, आई सिंपली से, ये पागलों वाला रूल है. दिस इज नॉट लॉजिकल इवन. सो वी डोंट नो व्हाट DGC इज गोइंग टू डू. सो जब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है WPC का, मेहनत करो. 1 महीने का टाइम दो. यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ. यू विल फील कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. इन प्रीवियस लेक्चर जो भी एग्जाम देने गया, सबका पार्ट 1 क्लियर होते आया है. ठीक है? और पार्ट 2 सब लोग अटेंड करके आए हैं. अगर उनका इंटरव्यू अच्छा गया होगा तो RT का रिजल्ट हो जाएगा. सिंपल. सो आई विल नीड 1 month ऑफ योर टाइम एंड टोटल अटेंटिव 25 days. ठीक है? So that's all for today. Tomorrow same time 9 o'clock we'll meet, and as I said, no breaks, no Saturday Sunday. तो कल से हम लोग further topic से start करेंगे. That's all for today. Have a good night, and कल आप लोग अपने स्कूल, कॉलेज या ड्यूटी पे जाओगे. So that's all for today. Daily 2 hours 9 to 11. Try to be present, and recorded sections will be available on YouTube. If you want to revise any topic, you can go through the recorded section. Or once you take admission, once you receive the study materials, मैं आपको WhatsApp ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे वही स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है. ठीक है? तो टोटल 20 से 25 स्टूडेंट रहेंगे मैक्स. वो ग्रुप लिमिटेड कैंडिडेट्स का है. डोंट बी एवर शाय. कभी भी शर्माना नहीं है. एंड डोंट बी एवर फील एम्बैरेस्ड अलोंग विथ एनीवन. जिस भी टाइप का डाउट हो, आई एम 24/7 अवेलेबल. डाउट तुरंत ड्रॉप करो व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है? डोंट टेक द चांस. तुरंत डाउट ड्रॉप करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल. ठीक है? कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो रात में 12 बजे तक, तो जनरली आजकल लोग जगता ही है, तो कभी भी प्रैक्टिस करो. डाउट आए व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप करो. ठीक है? आई विल बी अवेलेबल टू आंसर एज सून एज पॉसिबल. नो डिले, नो ट्रिक्स. ठीक है? तो कुछ भी डाउट हो तुरंत ड्रॉप करो. ठीक है? एंड वंस यू कंफर्म विद द एडमिशन, you have paid the fees, then I'll send you the study material, admission slips, and I'll add you to the WhatsApp group. ठीक है? Do remind me for that. That's all for today. We'll see you tomorrow 9 o'clock, and any personal gossips, any personal query can be made through WhatsApp. Done? Chalo. That's good for today. Good enough. We'll see you tomorrow. Good night. Bye bye. Have a Thank tight you, sleep sir. today. Good night. Chalo. night, Thank sir. you for Thank you. being available. Good night. Good night.